कह सकते हैं कि हमारे बीच में माननीय रघु ठाकुर जी प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक तथा गांधीवादी चिंतक हैं और इनका इनका मार्गदर्शन, इनकी इनकी प्रेरणा और इनका आशीर्वाद हम सभी को हमेशा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में मिलता रहा है और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के पीछे इनकी महती भूमिका रही है। तो मैं ऐसे हमारे बीच मार्गदर्शक, हमारे चिंतक का मैं नमन करता हूं और मैं एचआरडीसी तथा इतिहास विभाग तथा प्राचीन इतिहास विभाग की तरफ से मैं तथा डॉक्टर आरपी सिंह इनका स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करते हुए हमारे बीच में संस्कृत विभाग से डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी हैं। शशि कुमार सिंह सर, आप हैं सर? डॉक्टर डॉक्टर शशि जी, एक बार फोन लगाइए डॉक्टर। लगाइए एक बार फोन, जुड़ने के लिए बोलिए। चालू होता है माइक? माइक चालू है। ये है ये जो तीर घूम रहा है यहाँ पे। बस कुछ ही क्षणों में, चूंकि डॉक्टर शशि कुमार सिंह नेटवर्क इशू के कारण हमारे बीच में नहीं जुड़ पा रहे थे, तो अभी पुनः जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही शशि कुमार सिंह जुड़ते हैं तो मैं एचआरडीसी की परंपरा के अनुसार स्वागत तथा उनके परिचय के लिए मैं डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। मैं बस इंतजार है तकनीकी बाध्यताओं के साथ हम लोग, ठीक है। मैं हमारे बीच में सर अटेंडेंस लिंक दी है उसमें हमारे नाम नहीं है सर। अभी आप लोग ज्वाइन करिए, मैं फिर बाद में इसको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। अभी लेक्चर सुन लीजिए जी जी, और इसको अभी एचआरडीसी में बात करूंगा, है ना। तो ये अभी लेक्चर के दौरान इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर बात करूंगा, ठीक है? ठीक है जी। तो मैं अपने साथी डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी, जो हमारे हर कार्यक्रम में उनका सहयोग रहता है, तो संस्कृत विभाग से हमारे साथी डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। हम माननीय श्री रघु ठाकुर जी के परिचय तथा उनके स्वागत के लिए। तो शशि कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ओवर टू यू। आवाज नहीं आ रही। आवाज आपको नहीं आ रही? क्या है उंगली? नहीं, वो उससे वो आवाज नहीं। अभी आप बोलिए कि आवाज आ रही है। नमस्कार, सादर नमस्कार। आवाज आ रही है पंकज जी? बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज सिंह जी। पंकज जी, आपको आवाज आ रही क्या? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के मानव संसाधन केंद्र के द्वारा आयोजित यह शॉर्ट टर्म कोर्स जो डॉक्टर पंकज सिंह जी, डॉक्टर राघवन सिंह जी के द्वारा समन्वय के माध्यम से किया जा रहा है प्रस्तुत। इस कार्यक्रम में आज के वक्ता के रूप में हमारे बीच में हमारे भारतवर्ष के वर्तमान समय के बड़े सक्रिय और बहुत ही सचेत चिंतक, जिनके पुस्तक, जिनके लेखन से, जिनके विचारों से भारत के बहुत बड़े ऐसे लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, जिनका चिंतन बहुत ही समानतावादी चिंतन है, साम्यवादी समानता का आधार लेकर के बापू के विचारों को जो जीवन में आत्मसात किए हुए हैं, हमारे सागर नगर के ही से ही संबद्ध हैं, परंतु पूरे भारतवर्ष के गौरवभूत हैं। हमारे बीच में हमारे श्रीमान श्री रघु ठाकुर जी, श्री रघु ठाकुर जी का नाम अपने आप में इस समय समाजवादी समतावादी चिंतन का पर्याय बन चुका। आज हमारे बीच में हम लोग के बड़े सहज निवेदन पर, यह इतनी इनकी ऊंची शख्सियत है, व्यक्तित्व इनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, मगर सागर विश्वविद्यालय और हम सभी लोगों के प्रति आपका यह स्नेह है कि हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया और आप हमारे बीच में।
श्री रघु ठाकुर जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए हैं। प्रख्यात गांधीवादी समाजवादी रघु ठाकुर जी देश में समतामूलक समाज की संरचना हेतु समर्पित रहते हैं। जीवन के आरंभिक दिनों से लेकर अब तक के सफर में विभिन्न मोर्चों पर निरंतर संघर्षों में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, करते हुए अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। आप देश के विचारों की क्रांति को, उसकी मशाल को लेकर बिना थके समर्पण भाव से पूरे देश में अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया द्वारा प्रकाशित जन एवं मैनकाइंड में लेखन कार्य तथा श्री जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा प्रकाशित प्रतिपक्ष एवं द अदर साइड के संपादन से भी जुड़े रहे। वर्तमान में दक्षेश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हैं और विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं में नियमित स्वतंत्र लेखन कार्य करते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक दुखियां वाड़ी नाम का मासिक पत्र भी प्रकाशित होता है, बहुत ही विचारों से भरा हुआ। मैं उस पत्र का जो है नियमित ग्राहक हूँ, पढ़ता हूँ, पाठक हूँ। तो ऐसे महान चिंतक विचारक जो हमारे सागर के सबूत के रूप में हम लोग उनको याद करते हैं, हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं बड़े आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ आदरणीय श्री रघु ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। इसके पहले मैं कुछ पुस्तकें जो सर की हैं मैं आपके सामने बता देना चाहूँगा। विचारोत्तेजक पुस्तकें हैं जो पठनीय हैं। समाजवाद, संशय और उत्तर, उत्तर की तलाश, मैं अभिमन्यु हूँ, ये काव्य संग्रह है। दक्षेश महासंघ, स्याह उजाले, यह काव्य संग्रह है। मर रहा किसान फिर भी मेरा भारत महान, यह भी एक काव्य संग्रह है। आर्थिक उदारीकरण और भारत, यह बड़ा सुंदर कई अनगिनत पुस्तकें हैं सर की। बहुत अच्छे, बहुत शोध पत्र हैं, लेख हैं, आलेख हैं। बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा परिचय देने में, तो मैं विचारों से सभी लोगों को चाहता हूं कि आदरणीय सर के विचारों से लोग अवगत हों, हम लोग लाभान्वित हों, आनंदित हों। बहुत आदर सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमान रघु ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं पटल पर। आदरणीय रघु ठाकुर साहब। सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी और भाई शशि कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे जोड़ करके महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातों को कहने का अवसर दिया है। दरअसल महात्मा गांधी का 150 वर्ष करीब करीब पूरा हुआ। आज़ादी का भी 75वां साल चल रहा है और महात्मा गांधी की हत्या का भी ये करीब 75वां साल से हुआ है। पर एक विचित्र बात यह है कि गांधी की मौत के 74 साल के बाद भी आज भी गांधी कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच में हमलों के शिकार है। तो आखिर सोचना पड़ा है कि इसकी वजह क्या है। आज भी दुनिया में लोग तारीफ में करें या विरोध में करें, पर सबसे ज़्यादा चर्चा गांधी पर हो रही है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग सोचते होंगे कि गांधी मरता क्यों नहीं है, क्योंकि गांधी आज बहुत लोगों के लिए समस्या का कारण बन गए हैं। एक तरफ तो जो लोग अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, उनके सामने गांधी कसौटी है कि गांधी के विचारों पर वो कितना चल रहे हैं, उनके विचारों को जमीन पर उतारने के लिए, उनके सपनों को जमीन पर उतारने के लिए कितना काम कर रहे हैं। दूसरा, उनके लिए भी गांधी एक बड़ी समस्या है कि जो गांधी के विरोधी हैं और गांधी के विरोधी होने के बाद वो गांधी पर लगातार जो हमले कर रहे हैं, उनका बगैर कोई उत्तर के गांधी जीत रहे हैं। तो ये भी एक लोगों को बड़ी चिंता का विषय है कि कैसा गांधी है कि इतने सारे तीरों का, इतने सारे हमलों का शिकार नहीं हो पा रहा है और बगैर कुछ कहे, बगैर कोई उत्तर दिए एक सुरक्षित रूप से निकल के बाहर जाते हैं। तो सभी के लिए गांधी एक प्रकार की बड़ी बहस और चिंता का विषय है। हमारे मित्रों ने जब इस आयोजन के बारे में हमको सूचना दी तो मैं सोच रहा था
कि गांधी के जो मुद्दे हैं जिनको हम लोग समसामयिक मुद्दा कह सकते हैं, उन मुद्दों पर आज जो बहस है, ये बहस 2 स्तर पर चल रही है, और बल्कि कहा जाए कि 3 स्तर पर चल रही है। एक तो वैश्विक स्तर पर चल रही है, दूसरा एक बौद्धिक स्तर पर चल रही है, तो तीसरा एक निंदा और घृणा के स्तर पर चल रही है। तो 3 स्तर पर बहस को मैं देखता हूं, और बहुत विचित्र तब लगता है कि जब मैं देखता हूं कि दुनिया के स्तर पर आज भी गांधी के प्रति जो बहस है, वो बहस बहुत ही सार्थक और विचार और वो बहस चलती है। यानी ये क्या आश्चर्यजनक घटना है कि गांधी की मौत के 60 साल के बाद में यूएनओ अपने यहाँ तख्ती लगाता है, यूनिसेफ अपने यहाँ तख्ती लगाता है, और तख्ती लगा के गांधी के उद्धरण को उस पर लिखता है। इस उद्धरण में गांधी ने कहा था कि प्रकृति के पास दुनिया की जरूरतों का पूरी करने के सब कुछ है, पर एक भी व्यक्ति की लालच की पूर्ति नहीं है। तो जो वैश्विक पटल है, इस वैश्विक पटल पे मैं देख रहा हूं कि गांधी पर ज्यादा सकारात्मक बहस चल रही है, और शायद दुनिया अभी पूर्ण रूपेण गांधी को पहले स्वीकार न कर पाई हो, या फिर उसके ऊपर अभी अमल करने की बना इसकी बिना पहुंची हो, परंतु गांधी के ऊपर नकारात्मक प्रकार की बहस दुनिया के स्तर पर नहीं है, या लगभग ना के बराबर है। दूसरी जो परिस्थिति है वो हमारे यहाँ बौद्धिक जगत की है, और जो बौद्धिक जगत गांधी के ऊपर चर्चा तो कर रहा है, करता है, परंतु उस पर अमल कुछ कम करता है। अब मैं शशि भाई को कहना चाहता हूँ, अन्यथा ना ले, और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी भी कहना चाहते हैं, जब वो भी अन्यथा ना ले, कि उन्होंने लिखा है कि जो उनका विषय याद कर रखा है कि डिस्कोर्स विद एम.के. गांधी। तो अगर एम.के. गांधी के जमाने के गांधी से हम संवाद करेंगे तो इनका विषय अंग्रेजी में लिखना शायद उचित माना जाएगा, परंतु अगर इस बहस को, इस संवाद को हम गांधी के साथ करेंगे तो फिर हमको 1947 के उस गांधी की याद करना पड़ेगी जिसने आज़ादी के बाद बीबीसी को अपना साक्षात्कार देते हुए कहा था कि दुनिया को बता दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। यानी गांधी हिंदुस्तान की भाषाओं को हिंदुस्तान में चलाना चाहते थे, और अगर ये निमंत्रण पत्र जो डॉक्टर पंकज सिंह जी ने मुझे भेजा है, अगर कहीं बापू ने इसको देखा होता तो बापू कितने नाराज होते और कहते कि तुम लोग ये निमंत्रण पत्र हमारे नाम पर क्यों छाप रहे हो, ये अंग्रेजी में क्यों, क्या हिंदी में नहीं हो सकता था, क्या किसी भाषा में नहीं हो सकता था। कुठं चालले तुम्ही तिकडे, काय इकडे जा ना, जरा कोई बीच में आवाज आ रही है इसमें। महोदय, तो मैं जो आपसे महोदय कह रहा माइक था, ऑफ कर लीजिए। बापू, माइक ऑफ कर लीजिए। बापू कौन लिखे हैं? बापू लिखा है इसमें, बापू एक नाम लिखा रहा है, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी सर। तो मैं जो आप लोगों से कह रहा था जी सर। कि जादव सर आवाज म्यूट करा ना, जादव सर। गांधी से संवाद यहीं से शुरू होता है। बहरहाल मैं इस विषय को आज 200 बांट के देखूंगा, एक डायलॉग विथ एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के साथ संवाद, और दूसरा डिस्कोर्स विथ ऑफ महात्मा गांधी या डिस्कोर्स ऑफ कंटेम्परेरी इशूज, जिसमें मैं महात्मा गांधी के काल को लूंगा। मैं मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी के काल को इस प्रकार से बांटता हूं कि अफ्रीका से आने तक या अफ्रीका के रहने तक मैं मानता हूं कि वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। हो सकता है कि तकनीकी रूप से कहा जाए कि उनके आने के बाद 1-2 साल और भी थे, परंतु हिंदुस्तान आने के बाद गांधी की महात्मा बनने की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई थी, और जो उनके आरंभ के लगभग 15 से 20 वर्ष थे वो मोहनदास करमचंद गांधी के वर्ष थे, और 15 के बाद और 20 के बाद उनके आने वाले जो 25 साल के समय है, 26 साल का समय है, वो महात्मा बनने का समय और महात्मा गांधी का समय है। अब मोहनदास करमचंद गांधी जब हम संवाद करते हैं तो गांधी एक सवाल हमसे पूछते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गया
और दक्षिण अफ्रीका में मुझे लगा कि वहाँ भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है, भारतीयों के साथ विषम व्यवहार हो रहा है, और मैंने इसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया। मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और वहाँ के लोगों को इस लड़ाई में, संघर्ष में मैदान में उतारा। तो आज गांधी हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं अपने इस संवाद में कि जरा ये बताइए कि क्या भारत में आज ऐसी विषमताएं हैं या नहीं। अगर ऐसी विषमताएं हैं तो उन विषमताओं के खिलाफ में आप लोग संघर्ष क्यों नहीं कर रहे। और इसलिए जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो फिर कौन कौन से प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी से हमारे संवाद के मुद्दे हैं, उन प्रश्नों पर हमको विचार करना पड़ा। जब मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया, आंदोलन की शुरुआत की, तो उस समय पर वहां पर अंग्रेजी राज था, कुछ जगह पुर्तगाली राज था, परंतु कुल मिलाकर के एक प्रकार का अलोकतांत्रिक राज था, यह एक प्रकार साम्राज्यवाद का राज वहां पर राज था। अब एक ऐसे दौर में गांधी ने वहां पर भारतीयों की बराबरी के अधिकार की मांग को लेकर के, भारतीयों के मानव अधिकारों की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू किया था। तो एक तो सवाल ये है कि कोई भी सत्ता हो, वो सत्ता हो देशी परदेशी हो, और वो सत्ता अगर लोकतांत्रिक नहीं है या लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फिर अब गांधी को खाली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गांधी को करने और जीने की आवश्यकता है, और उसके लेकर के अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल जो जिस प्रकार से संघर्ष कर सकता है उसको करना चाहिए। दूसरी बात जो मोहनदास करमचंद गांधी के साथ संवाद में मैं देखता हूँ कि गांधी ने जो सत्याग्रह के मूल आधार हैं, उन मूल आधारों को ही दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर दिया था या दिखना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाया, उस सत्याग्रह में भी घृणा नहीं थी, कहीं एक भी शब्द में अंग्रेजों के प्रति कोई आक्रोश गुस्सा नहीं है। यहाँ तक कि जब जोहान्सबर्ग में थे और जोहान्सबर्ग में उनके लिए एक सिपाही ने जो वहाँ के अधिकारी के मकान के सामने खड़ा था, उसको धक्का मार के लात मार के नीचे उतार गिरा दिया, तो एक पुर्तगाली वहाँ से जो उनके परिचित थे, जो आंतरिक बैरिस्टर है, बारकला है, पढ़े हुए आदमी हैं, उन्होंने जो घोड़े पर भी घूमने निकले थे, उन्होंने उसको रोका, चिल्लाए और गांधी से कहा कि रिपोर्ट करो इसके बारे में, तुम्हारी गवाही दूंगा। और गांधी ने कहा कि जिस दिन मैं दक्षिण अफ्रीका में आकर के मैंने यहाँ सत्याग्रह करने के मन बनाया था, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं सरकार या तंत्र के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करूंगा। मतलब गांधी पीड़ा को सह करके समाज को बदलने का काम करना चाहते थे, ये गांधी की शुरुआत थी और वो इसका प्रयोग वहां वो कर रहे थे। उन्होंने अपने मन में किसी भी अंग्रेज के प्रति कभी कोई घृणा को नहीं पाला और जिन लोगों ने उन पर हमले किए उन लोगों को भी उन्होंने माफ किया। आजकल हम लोग जब ये कोरोना काल आया तो हम लोगों ने चर्चा सुनी कि साहब लॉकडाउन होता है और घर में बंद रहना है, उसके लिए भी एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया कि ये घर में बंद रहना है। अब जब हमने थोड़ा पुराने उस शब्द के बारे में खोज की तो उस शब्द का सबसे पहला प्रयोग तो हमने पढ़ा गांधी के उस समय के काल में, जब गांधी अफ्रीका से कुछ समय के लिए हिंदुस्तान आए थे, वो हिंदुस्तान से वापस गए थे, तो वहां पर अंग्रेजों ने उनके विरोध में कि गांधी ने हिंदुस्तान में जाके हमारे खिलाफ पे लिखा है, अंग्रेजों के खिलाफ गया है, गोरे चमड़ी के खिलाफ लिखा है, उनको पानी के जहाज से उतरने नहीं दिया, उनके परिवार को भी रोक के रखा गया और कई दिन तक गांधी को उसमें बंद रखा गया। तो ये जो बंद रखने की जो परंपरा है, जो नियम कायदा था, ये कायदा भी उस जमाने की शुरुआत थी, उसको गांधी ने साथ। गांधी ने आश्रम की कल्पना को भी वहां शुरू कर दिया था और गांधी की बड़ी विशेषता है कि गांधी में कहीं भी कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं है। गांधी ने कहा कि अपने अपने घर की दरवाजे खिड़कियां खुली रखो, बाहर की हवाओं से प्रभावित मत होना, पर जितना जरूरी हो उतना ले लो। तो गांधी दुनिया में कहीं से भी कोई ज्ञान उनको मिलता हो, उस ज्ञान को न केवल लेते थे बल्कि उस ज्ञान के बारे में साथ के साथ दुनिया को बताते भी थे कि ये बात मैंने अमुक से सीखी है। जब उन्होंने अपने आश्रम का नाम टॉलस्टॉय आश्रम रखा तो उन्होंने छिपाने का प्रयास नहीं किया कि हमने टॉलस्टॉय सीखा है। हम मानते हैं हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा में, एक सनातन काल की परंपरा में हमारे यहाँ भी आश्रम रहे हैं, आश्रमों का काल था, परंतु उस आश्रमों के काल को हिंदुस्तान भूल गया था, समाज भूल गया था। टॉलस्टॉय ने अपने यहाँ आश्रम को बनाया था।
तो टॉलस्टॉय ने आश्रम को जिंदा रखा, बनाया, उसको दोबारा जिंदा किया। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय के नाम का आश्रम बनाया। गांधी ने आश्रम प्रथा को शुरू किया, परंतु टॉलस्टॉय के योगदान को छिपाने का प्रयास किया। तो ज्ञान को हम लें, पर ज्ञान को लेके हम उसको छिपाने का प्रयास करें, ये एक बहुत बड़ा साहस है। मैं बहुत सारे हमारे प्रोफेसर लोग, विद्वान लोग हैं जो इसको मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँगा तो कुछ आप लोगों को पीड़ा भी हुई, कुछ आप लोग नाराज भी हो जाओगे, क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ PhD का काम चल रहा है, शोध का काम चल रहा है, उसमें ज़्यादातर यही होता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो गांधी ने कहा कि नहीं, जिससे आपने ज्ञान लिया उसकी भी चर्चा करना चाहिए, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, सत्याग्रह के साथ साथ सेवा, ये तीसरा सिद्धांत भी मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर दिया था। और जब वहाँ जुलू विद्रोह हुआ, लेकिन वो विद्रोह जैसा नहीं था, ऐसा कुछ गांधी लिखा है तो वास्तव में कोई विद्रोह जैसा नहीं था, यानी कोई कम्युनिटी का विद्रोह नहीं था, एक व्यक्ति का विद्रोह था। परंतु वहाँ जब उन लोगों के ऊपर पुलिस ने हमला किया, जुलू लोगों को, जो वहाँ के निग्रो लोग थे, उन लोगों के मारा पीटा, उनको घायल किया, तो उनकी सेवा करने के लिए गांधी गए। और गांधी ने अपनी स्वेच्छा से लिख के दिया कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। उनकी सेवा के लिए गांधी गए। और किस प्रकार की सेवा गांधी ने वहाँ की कि वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि कभी कभी तो मुझे 40 और 50 किलोमीटर तक भी डोली में मरीज को टांग करके, घायल को टांग करके पैदल चले जाना पड़ता था। तो मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में, ये तीसरी बात मैं देखता हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी ने ही अपने सत्याग्रह के साथ, अपने आंदोलन के साथ में एक प्रकार से सेवा का भाव, सेवा काम शुरू किया था। चौथी बात कि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, वो सार्वजनिक संपत्तियां निजी नहीं है, वो समाज की है। इस सिद्धांत को भी मोहनदास करमचंद गांधी ने निर्धारित कर लिया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब महात्मा गांधी की वहां से विदाई होने लगी तो महात्मा गांधी के लिए बहुत सारा सामान लोग बैठ के सफल होकर लौट के आए थे, वहां से जीत करके लौटे थे, हिंदुस्तानियों का फेदगार दिला करके लौट रहे थे, जिसमें सोना चांदी भी थी, जेवरात भी थे, तमाम चीजें थी। कस्तूरबा को परेशानी थी कि इतने बच्चे हमारे यहाँ, इनकी कल शादी ब्याह हुई, जरूरत पड़ी, तो उसमें से कुछ सामान उन्होंने रख लिया। तो महात्मा गांधी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि ये हमारा नहीं है, ये तो उस संघर्ष का, उस सिद्धांत के लिए मिली हुई भेंट है, ये हमारी नहीं है, और ये समाज की संपत्ति है। आरंभ में कस्तूरबा ने इसको स्वीकार नहीं किया, परंतु गांधी जी ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों ने भी कस्तूरबा को समझाया, और अंत में बा इस बात से सहमत हो गई और उन्होंने वो सारा सामान वहां जो भेंट मिला था वो सार्वजनिक रूप के काम में दे दिया। तो सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक भेंट भी जो है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये हमारी निजी नहीं है, ये एक समाज की सेवा के काम के लिए मिली है, इसलिए इसको लेने का हमको अधिकार नहीं है। ये भी सिद्धांत महात्मा गांधी ने मोहनदास करमचंद गांधी के जमाने में ही शुरू कर दिया था। पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मोहनदास करमचंद गांधी ने ही शुरू की थी, वो ये थी कि जो सिद्धांत हो, उन सिद्धांतों को केवल जबान से नहीं बोलना है, बल्कि उन सिद्धांतों के ऊपर खुद को अमल करना है। गांधी के जो सत्याग्रह का सिलसिला था, उस सत्याग्रह सिलसिले का चरण क्या है? आज हम लोग यहाँ सत्याग्रह का नाम का जरा मजाक चला हुआ है कि लोग जाते हैं, सुबह जाके गिरफ्तारी के लिए देने जाते हैं, कभी कभी हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग यही काम करते हैं, फिर अखबार वालों को फोन करते हैं कि तुम लोग 12:30 बजे आ जाना, फोटो लेना, और जैसी फोटो होते चले जाते हैं, तो फोटो सेशन हो जाता है। दूसरा कि जो बातें कहते हैं उन पर अमल कहाँ करते हैं? हम तो आजकल देख रहे हैं कि लोग अपने दलों के सम्मेलनों में जाते हैं तो दौड़ के खादी भंडार से पहले खादी का कुर्ता पजामा खरीदते हैं और फिर बोलते हैं कि यार कुर्ता पजामा पहन लो, फुल पेंट वगैरह रख लो, सम्मेलन में चलना है। तो उनके लिए खादी जो है वो एक वर्दी है, एक विचारधारा नहीं। गांधी ने जिन सिद्धांतों की चर्चा, मोहनदास करमचंद गांधी ने भी जिन सिद्धांतों की चर्चा की थी, उन सारे सिद्धांतों पर उन्होंने अपने खुद भी अमल किया और अपने परिवार को अमल करने को बाध्य किया। अब इसका मैं आपको उदाहरण दूं कि जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और उनके यहाँ एक, जिसको वहाँ पंचमार्गी बोला जाता था, जो छोटी बरादरी का व्यक्ति था, उनके यहाँ के रुका था, तो छोटे छोटे मकान थे, झोपड़ी टाइप के मकान थे, वहाँ पर रात्रि की जो पेशाब थी, उसका जो डिब्बा था, उसको जाके खुद ही फेंकना पड़ता था। तो गांधी ना खुद को फेंकते थे, उस गंदगी को साफ करते थे, बल्कि कस्तूरबा को कहते कि तुम भी इसको साफ करो। तो कस्तूरबा ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ में एक दिन हम कोई मलमूत्र फेंकने के लिए नहीं आई हूँ,
तो गांधी गुस्सा हो गया और बोले कि नहीं नहीं ये नहीं है, तुम फिर बाहर चले जाओ। तो कस्तूरबा बोली, प्रेम के साथ बोली कि बताओ तुम कैसे आदमी हो कि रात को 12 बजे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ चले जाओ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कितना आग्रह अपने विचार और सिद्धांत के प्रति था। और छठवीं बात जो मोहनदास करमचंद गांधी के ही जीवन काल में बुनियाद में आ गई थी, वो थी प्राकृतिक चिकित्सा की। अभी हमको जरा परसों से थोड़ी एलर्जी से हुई, कुछ जुकाम आ रही, तो आज आपके सामने बोल रहा था तो हमने कहा कि भाई रात में दवा खा लो, तो एंटी एलर्जी की दवा खा ली। पर गांधी वो तुझे नहीं करते। आज मोहनदास गांधी हमसे संवाद करके पूछते और पूछ रहे होंगे कि रघु ठाकुर तुम गांधीवादी बनते हो तो तुमने एलर्जी की दवा क्यों खाई, तुमने नाक क्यों नहीं बहाई, या तुमने इससे छुट्टी क्यों नहीं पाई। अब मैं कैसे बताऊं बापू को नहीं इसके से छुट्टी पाना संभव नहीं था, इसलिए हमको एलर्जी की दवा लेना पड़ी। परंतु गांधी ने कभी भी अपने विचार के साथ कोई समझौता करने की का काम नहीं किया। गांधी का बेटा जब बीमार पड़ा और उनसे कहा कि एलोपैथी दबा दो, और कस्तूरबा के भी काफी आग्रह था कि बेटा है बीमार है यहाँ क्या होगा, तो गांधी ने कहा कि मैं देना तो नहीं चाहता, पर जब तुम चाहते हो तुम जाओ, मैं नहीं देना चाहता हूँ। और गांधी थोड़ा घूमने बाहर चले गए। गांधी जी लिखते हैं कि मैं बहुत मानसिक तनाव में था कि पता नहीं जब तक मैं लौट के आऊँगा हमारा बेटा जिंदा बचेगा नहीं बचेगा। दवा हमको नहीं देना है, प्राकृतिक तरीके से इलाज करना है। और जब गांधी लौट के आए तो बोले, लिखा है उन्होंने कि भगवान की कृपा थी कि हमारा बेटा स्वस्थ हो गया था और बगैर दवा के स्वस्थ हो गया। इस परीक्षा को गांधी जी ने पूना के आगा खां पैलेस में भी दिया। जब कस्तूरबा का निधन हुआ, इसको लेके गांधी पर लोग आक्षेप भी करते हैं, हमारी कुछ महिलाएं बहनें भी आक्षेप भी करते हैं कि गांधी ने बहुत जाति की, जाति नहीं थी, गांधी के अपने विचार थी। तो गांधी के प्रति कस्तूरबा का समर्पण था। तो आगा खां पैलेस में जब कस्तूरबा गांधी के साथ में गिरफ्तार थे, जेल में बंद थे और वो बीमार पड़े, उनको अस्थमा की शिकायत थी, तो तमाम अंग्रेज डॉक्टरों ने उससे कहा कि इनको एलोपैथिक दवा देना पड़ेगा, ये ठीक हो सकते हैं। गांधी ने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो कोई नहीं कह सकता, अगर कस्तूरबा खुद लेना चाहे तो ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और कस्तूरबा का भी परिणाम देखिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनके सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे। और कस्तूरबा की जान तो गई, परंतु उन्होंने एलोपैथी दवा देने को स्वीकार किया। तो ये 6 सिद्धांत हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका में पड़ चुके थे, और इनका विस्तार आकर के उन्होंने हिंदुस्तान में किया। इनका विस्तार उन्होंने जब हिंदुस्तान में आकर के किया, 1915 के बाद आने के बाद यहाँ पर किया और हिंदुस्तान को समझ करके किया, तो उसके बाद क्रमशः उनकी महात्मा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब उस विषय पर मैं आऊँगा कि जिस महात्मा के साथ में आज के संवाद है, आज की जो परिस्थितियां करके संवाद है, ये हम लोग करेंगे। दरअसल जब गांधी जी अफ्रीका से लौट करके आए तो गांधी जी के गुरु ने उनसे कहा कि भी तुम 1 साल कुछ बोल रहा मत, 1 साल जाकर के तुम्हारा केवल एक काम है कि तुम पूरे हिंदुस्तान में घूमो, देश को समझो, देश के मानक को समझो, देश की आम जनता को समझो, रोजगार को समझो। तो गांधी ने इस व्रत का भी पालन किया। वो 1 साल तक कस्तूरबा के साथ में लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमते रहे, वहाँ की संस्कृतियों को, वहाँ की सभ्यताओं को, वहाँ के चरण को, वहाँ के खान पान को, वहाँ की बातों को समझते रहे। और 1 साल के बाद फिर गांधी ने अपने उस व्रत को पूरा करके बोलना शुरू किया। तो ये थे गांधी। अब जब गांधी मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनने की प्रक्रिया में आए, उस प्रक्रिया को भी हम लोग समझ पा रहे हैं। जब महात्मा गांधी बनते हैं तो महात्मा गांधी बनने के साथ साथ महात्मा गांधी अपने उस पुराने अभियान में 2 बातें और जोड़ते हैं। एक बात तो ये जोड़ते हैं कि उन्होंने भारतीय बनने का प्रयास शुरू किया। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, वो हिंदुस्तानी थे, वो भारत के नागरिक भी थे, परंतु वहां उनकी वेशभूषा भाषा भारतीय नहीं थी। पर जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान आने के बाद 1915 और 16 के बाद में जब भारत में काम शुरू करते हैं, तो फिर महात्मा बनने के पहले महात्मा गांधी भारतीय बन जाते हैं। यानी मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय इस अर्थ में थे कि भारत में पैदा हुए थे, यहाँ के नागरिक थे, परंतु भारतीयता के जो संस्कार है, भारतीयता के जो मूल हैं, उनको उस प्रकार से अंगीकार करके नहीं चल रहे थे। और यहाँ आने के बाद बापू ने धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम किया। 1 नंबर 2 उनको फिर समता की ओर जाने का प्रयास किया। अब आवश्यकता को न्यूनतम करने की बात और समता की बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो जब वो आए और आकर के यहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया,
लेकिन टॉल्स्टॉय आश्रम में और साबरमती आश्रम में दोनों के संचालन की प्रक्रिया में थोड़ा फर्क है। टॉल्स्टॉय आश्रम के पास भी संपत्ति ज्यादा नहीं थी, वो तो उनके एक मित्र थे, उन मित्र ने उनको जमीन खरीद के दी थी। उस जमीन पर उन्होंने खुद श्रम किया था, और खुद श्रम करके उन्होंने उसके लिए तैयार किया था, वहां की जमीन बनाई थी, वहां वो खुद काम भी करते थे। वहां आश्रम में रहने वाली बहनों के कपड़ों को नदी पर नाले पर धोने के लिए वो ले जाते थे कि इनको कोई तकलीफ ना हो पाए, इनको कोई कष्ट हो कि बच्चे छोटे कहाँ जाएंगे, तो खुद सारे आश्रम के कपड़े इकट्ठे करते थे, ले जाते थे, उनको यहाँ पे धो के लाते थे, उनको देते थे। ये काम उन्होंने वहां भी किया था। परंतु यहाँ आश्रम में आने के बाद गांधी ने अपने आश्रम के माध्यम से वो सिद्धांत बनाए जो सिद्धांत एक महात्मा के सिद्धांत। नंबर 1, प्रकृति का न्यूनतम उपयोग। आजकल एक जुमला चल पड़ा है कि प्रकृति को दोहन करना चाहिए। सरकारें प्रकृति को दोहन करती है, खनिज करती है, इतने खदानें खोद लो, इतनी खदानें खोदी जाएगी, खदानों के विज्ञापन निकाले जाएंगे, यहाँ पे बांध बना दो, बड़े बांध बना दो, यहाँ से डुबा दो। पर गांधी ने क्या किया? गांधी ने न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि अपने कर्म के माध्यम से साबरमती आश्रम को एक प्रकार का वो विश्वविद्यालय बनाया जहाँ इंसान को बराबरी जीना था और बराबरी को सीखना था, जहाँ इंसान को प्रकृति के साथ जीना था और प्रकृति को का संरक्षण, प्रकृति को बचाने का काम करना था। तो साबरमती आश्रम में गांधी जी के जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों में एक नियम ये था कि किसी भी व्यक्ति पर उस जमाने में केवल 6 पैसे खर्च होंगे, चाहे वो महात्मा गांधी खुद हो, कस्तूरबा हो, बच्चों की, और मात्र 6 पैसे, और 6 पैसे से ज्यादा कोई खर्च नहीं कर सकता। तो नंबर 1 सिद्धांत गांधी ने दिया। इसका एक बार उल्लंघन का अवसर आ गया कि कस्तूरबा ने अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा खिला दिया, घी कुछ खिला दिया, तो उस पर से किसी, जब शाम को बापू की प्रार्थना वहां होती थी, प्रार्थना सभा, और जो प्रार्थना सभा एक प्रकार की उनकी कहना चाहिए कि आश्रम की कोर्ट जैसी होती थी और दुनिया को संदेश भी होती थी। तो उसमें जब वो उन्होंने प्रार्थना सभा के बाद में कुछ चर्चा करना शुरू की, तो एक वहां के निवासी ने कहा कि बापू कस्तूरबा ने भेदभाव का व्यवहार किया। तो गांधी जी चौंके, बोले क्या किया? बोले इन्होंने हमारे लिए जो रोटी दी है, रोटी सूखी थी, और बेटे को जो रोटी दी उस पर घी लगा हुआ था। तो गांधी ने कहा कि ये राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। कस्तूरबा से कहा कि तुम देश से माफी मांगो, एक बच्चे में और दूसरे के बच्चे फर्क करना ये सबसे बड़ा अपराध है, तुम देश से माफी मांगो, और नहीं मांगोगी तो मैं उपवास करूंगा। तो गांधी ने उपवास की धमकी दी, उपवास करने के लिए कहा। तो उस जमाने के अखबारों में आप देखेंगे कि कस्तूरबा के दोनों हाथ जोड़ के अखबार फोटो छपके अपील छपी थी कि देश मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बच्चे दूसरे बच्चे फर्क किया है, ये मुझसे गलती हुई है। तो एक सिद्धांत कि न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के न्यूनतम पैसा एक। नंबर 2, बराबरी। जो पैसा गांधी पर खर्च हो वही पैसा दूसरे पर खर्च हो, इस पर कुछ नहीं। तीसरा सिद्धांत जो शास्त्र से निकला, और मैं से आपसे कह रहा हूं कि इन सिद्धांतों को हमको पकड़ने की आवश्यकता है। यही है जो आज के संदर्भ में समसामयिक मुद्दे हैं। प्रकृति का सवाल है। अपने सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी थे जो है पंजाब के थे, वो वहां पर थे, और भी सरदार के लोग वहां पर थे, आश्रम में थे। वो जो आश्रम में लोग थे तो इस वक्त हाथ धोते हैं, मिट्टी से हाथ धोते हैं, तो हर बार जाते हैं मिट्टी लेते हैं। तो सरदार जी गए और एक बड़ा मिट्टी का ढेरा उठ के ला गया। अब गांधी जब सुनने निकले वहां पर, तो गांधी का बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। तो गांधी ने कहा ये कौन लाए? उन्होंने कहा सरदार जी लाए। तो सरदार जी को बुलाए। तो गांधी कहा नहीं, इस मिट्टी को जहां की तहां वापस करके आओ, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना है, आवश्यक से ज्यादा एक कण को भी नहीं लेना है। तो प्रकृति के ही का इस्तेमाल केवल जरूरत के अनुसार, ज्यादा नहीं। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि प्रकृति के पास दुनिया की जरूरतों की पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु एक भी व्यक्ति के लालच के लिए नहीं है। और आज हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार से प्रकृति नष्ट हो रही है, उसके क्या क्या परिणाम निकल रहे हैं, उस पर मैं भी आऊंगा, चर्चा करूंगा। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था, ये उनका वहां पर भी तीसरा सिद्धांत था कि प्रकृति का संरक्षण। चौथा कि इंसान पहले है, वो इंसान को बदलना चाहते थे। महात्मा गांधी कानून की ताकत के लिए ना के बराबर मानते थे। महात्मा गांधी इंसान के मन को बदलना चाहते थे। उनका जो सत्याग्रह का था, जैसा मैंने आपसे कहा कि उनके सत्याग्रह के चरण थे। हम जो चर्चा शुरू की थी जिसको बीच में छोड़ दिया था, क्या क्या चलन चपड़ा के लोग जाते हैं वहां, नारा लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले आते हैं और कहते सत्याग्रह हुआ। ये सत्याग्रह नहीं है। दरअसल सत्याग्रह दोस्तों जीवन शैली है। ये
हर क्षण हमको अपनाना पड़ेगा, हर क्षण करना पड़ेगा। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे काम नहीं है। सिविल लाफरमानी में सत्याग्रह में फर्क है। सिविल लाफरमानी का मतलब होता है कि हम जो कायदे कानून है उनको मानने से इनकार करते हैं कि नहीं, हम इस कायदे को नहीं मानते, ये सिविल लाफरमानी है। यानी हम अहिंसक तरीके से उस कानून को मानने से इनकार करेंगे जो कानून हमारे दृष्टिकोण से समाज के अनुकूल नहीं है। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सिविल लाफरमानी की थी, वो सत्याग्रह नहीं था, वो सिविल लाफरमानी थी। सत्ता की बुनियाद उनके दिमाग में आई थी, परंतु हिंदुस्तान में आकर के गांधी ने बाकायदा उसके लिए एक प्रकार का वैज्ञानिक सूत्र दिया और कहा कि सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले खुद से करो। हम सब में बुराइयां, हमें अपने आप में बुराइयां हैं, हम अपनी बुराइयों से लड़ें, उनको मिटाएं, अपनी कमियों को दूर करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बंदूक की गोली सहना तो आसान काम है, पर अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन काम होता है, ये मामूली काम नहीं है। क्योंकि दिमाग में जो कीड़ा है छोटे और बड़े का, श्रेष्ठता का, हम गलती के स्वीकार करें। हम बहुत सारे देखते हैं परिवारों में कि गलती किसी की हो पर मार छोटे में पड़ जाती है। माँ अगर बच्चे पर नाराज हो तो बच्चे को मार देगी, बड़ी गलती बच्चे की ना हो। पति साहब जो हैं वो चूंकि पति हैं और पति परमेश्वर का रूप माना जाता है, तो गलती भले पत्नी की ना हो और पत्नी को मार देंगे। और वही पति साहब जब दफ्तर में जाएंगे तो साहब के सामने बोल नहीं पाएंगे, तो साहब के सामने जब बोल नहीं पाएंगे तो आएंगे तो घर पर बीवी के ऊपर हाथ उठा देंगे या बीवी को डांट फटकार कर देंगे। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा, ये सत्याग्रह नहीं है। गांधी ने कहा कि सत्याग्रह की परंपरा में सबसे पहले अपने आप से संघर्ष करो, आत्मसंघर्ष, खुद से संघर्ष, ये है सत्याग्रह का पहला चरण। दूसरा, परिवार, परिवार को बदलो, परिवार से भी सत्याग्रह करो। अपने परिवार को भी अच्छे सवालों को लेके बात करना है, तो हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है, अहिंसक तरीके हैं। उससे गांधी कहते थे कि सत्याग्रह का जन्म कहाँ से हुआ, तो बोलते थे सत्याग्रह में तो बहादुरी भी है और प्रेम भी है। गांधी कहते थे कि ये जो सत्याग्रह है, ये अहिंसा है, ये कोई बकरियों की नहीं है, ये कोई भेड़ की नहीं है। ये सत्याग्रह, ये जो है अहिंसा, ये अहिंसा शेर की अहिंसा है। ताकतवर व्यक्ति जब हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अहिंसक रहेगा, तभी जाकर के वो अहिंसक बन पाएगा। तो अहिंसा शेर की होती है। और इसलिए गांधी जो है वो अहिंसा के किस रूप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि परिवार को बदलने के लिए सत्याग्रह, सत्याग्रह कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा पहला, सबसे पहला सत्याग्रह, इसलिए कि पहला दिन पिता की बात को नहीं मानी। हम आज उत्सर्ग करने को तैयार हैं, हम बलि देने को तैयार हैं, हम जान देने को तैयार हैं, पर हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हमको स्वीकार नहीं है, माने नहीं है, गलत बात को नहीं माने। तो यह प्रेम पूर्ण कुर्बानी। तो सत्याग्रह जो है प्रेम पूर्ण कुर्बानी है। तो गांधी जी ने कहा कि खुद अपने आप से संघर्ष करो, नंबर 1। नंबर 2, अपने परिवार को उस रास्ते पर ले जाने के लिए उनके साथ भी एक प्रकार का अहिंसक संघर्ष है, सत्याग्रह, प्रेम का संघर्ष, कि हम पीड़ा सहेंगे पर उनको बदलेंगे। इसका भी उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब कस्तूरबा बीमार पड़ी थी तो कस्तूरबा के लिए डॉक्टर ने कहा था कि नमक मत खाओ और दाल मत खाओ। ये प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टरों ने गांधी जी को बताया था। तो गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि भाई दाल बंद कर दो, नमक बंद कर दो। तो कस्तूरबा ने जरा प्रतिक्रिया व्यक्ति गुस्सा होकर बोली कि तुम कर दो क्या, हमको सलाह दे रहे हो, बगैर नमक के क्या खाएंगे, बगैर दाल के क्या खाएंगे। तो गांधी ने प्रतिज्ञा की कि तुम छोड़ो ना छोड़ो, और मैं आप 1 साल तक दाल और नमक नहीं खाऊंगा। और गांधी ने 1 साल तक दाल और नमक नहीं खाई। कस्तूरबा बहुत दुखी हुई, रोई आई कि नहीं, अरे भाई गलती हो गई हमसे मुंह से निकल गया, माफ करो। गांधी का नहीं, हमने वचन दिया है, हम यही करेंगे। 1 साल गांधी ने नहीं खाई। तो यह सत्याग्रह है कि अपने परिवार के मन को बदलना है, उनको संस्कारित करना है, उनको विचारों के साथ लाना है। तो उनसे लड़ना नहीं है, पर खुद को पीड़ा सके। क्योंकि सत्याग्रह में सत्याग्रही खुद पीड़ा सहता है, सत्याग्रही अपने आप को कुर्बान करता है, अपने आप को तकलीफ में डालता है, अपने आप को तकलीफ में डाल के दूसरे के मन की आत्मा को जगाने का प्रयास करता है। तो सत्याग्रह के लिए दूसरा चरण था कि परिवार के लिए, परिवार के खिलाफ। नंबर 3, फिर समाज का सवाल आना चाहिए कि समाज को बदलें। आज हम देखें कि लोग समाज को बदलने को तैयार नहीं है, समाज से इन सवालों को लेकर कोई टकराने को तैयार नहीं है, समाज की कुपरंपराओं को लेकर कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। अगर बारातों में 500 लोग जाना है तो 500 लोग जाए, इसके लिए कोई रोकने को तैयार नहीं है। बारातों में बंदूकें चले, बड़े रिश्तेदार मर जाए, दूल्हा मर जाए, कोई चिंता करने बात है, इसको रोकने को तैयार नहीं है। तो समाज को बदलने के लिए भी संघर्ष करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए। ये नंबर 3 चरण, आखिरी चरण होता है सत्याग्रह के खिलाफ। आजकल क्रम लोगों ने बदल दिया है और कम कर दिया है कि सरकार से शुरू करते हैं और सरकार पे खत्म करते हैं, इसलिए बहुत सारी विकृतियां भी हैं। तो जो गांधी ने सिद्धांत दिया था
गांधी का जो सिद्धांत था वो ये था कि सत्याग्रह के चरण हो, पहले खुद के साथ, फिर परिवार के साथ, फिर समाज के साथ, और उसके बाद फिर जाकर के सरकार का निभाना चाहिए। तो ये सिद्धांत भी गांधी ने वहां पर दिया था। गांधी ने जो चौथा सिद्धांत है जिसको विकसित तो उन्होंने करना वही शुरू कर दिया, अपने प्रयोग में लाना भी शुरू कर दिया दक्षिण अफ्रीका में, यानी बतौर मोहनदास करमचंद गांधी के, परंतु इसको बाकायदा एक प्रकार का विधिवत सामूहिक रूप में जो प्रयोग करने का काम किया और देश को बताया, वो था श्रम की महत्ता। श्रम खुद करो। और गांधी जब आश्रम में हिंदुस्तान लौट के आए तो गांधी ने क्या क्या प्रकार के प्रयोग किए, जरा उसकी कल्पना करें। जब गांधी जी चंपारण जाने के पहले कलकत्ता के अधिवेशन में गए थे, तो कलकत्ता के अधिवेशन के समय पर वहां पर जहाँ पर कांग्रेस के नुमाइंदे लोग ठहरे हुए थे, वहां के जो संडास थे वो भरे पड़े थे, बदबू मार रहे थे, साफ नहीं हो रहे थे। और जिससे कहते थे वो कहता था कि अरे वो जमादारी नहीं आ रहा। तो गांधी ने वहां कपड़े उतारे, तो कपड़े उतार के सारे सम्मेलन के लोगों का संडास साफ करना शुरू किया और लोगों को साफ करना। तो हम इंतजार दूसरे का नहीं करें, कोई काम छोटा नहीं है। संडास की सफाई खुद की करना, आखिर माँ से बड़ा जमादार कौन है? जो माँ बचपन में अपने बेटे की सफाई करती है तो क्या माँ छोटी होती है? जो बेटे की सफाई करने वाली माँ होती है वही सही मायने में सबसे बड़ी है, और वही माँ समाज की आदर्श होती है। परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं, उम्र में बड़े हो जाते हैं, किसी पद पर पहुंच जाते हैं, किसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो फिर माँ को भी भूल जाते हैं और माँ के काम को भूल जाते हैं। तो गांधी ने श्रम के लिए महत्व देने का काम किया। गांधी का नहीं, कोई श्रम छोटा नहीं है, वहां भी सफाई करने का काम किया। चंपारण में जब गांधी पहुंचे तो चंपारण में गंदगी पड़ी हुई थी, खुद जब वो गए वहां बाहर संडास के लिए गए तो उन्होंने देखा गंदगी पड़ी हुई है, तो गांधी ने जाके वहां सफाई करना शुरू किया और एक प्रकार का सफाई का अभियान गांधी ने सब जगह चलाया। तो श्रम की महत्ता, हमको अपना श्रम खुद करना है, और श्रम की महत्ता के साथ जुड़ा हुआ था रोजगार। जब चरखे का सवाल आया तो गांधी ने बहुत सोचा कि क्या इसका करना होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। और जब गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन में चरखे को प्रतीक बनाने का प्रयास किया था, तो उस समय भी लोगों ने इस पर बड़ा मजाक उड़ाया था। गांधी के ऊपर हमला आज ही नहीं हो रहा है, गांधी के ऊपर हमारे बौद्धिक जगत का, हमारे एलिट क्लास के लोग, श्रेष्ठ वर्ग का, हमारे उच्च वर्ग के लोगों का हमला उस समय बहुत हुआ। जब गांधी ने चरखे की बात की तो लोगों ने कहा चरखे से क्या हो जाएगा, एक पागल आदमी कह रहा कि चरखे से आजादी आ जाएगी, चरखे से आजादी आ सकती है। पर गांधी ने जब चरखा शुरू किया था तो गांधी के चरखे का तात्पर्य था हिंदुस्तान के इंसान के लिए खुद अपना रोजगार पैदा करने की क्षमता। एक नंबर 2, जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान का कपास सस्ता ले जाती है लंकासार, मैनचेस्टर, और वहां से कपड़ा बना के बेचती हैं। वो कपड़ा यहाँ आके महंगा बिकता है, किसान भी लुटता है, इंसान भी लुटता है। तो स्वदेशी की अवधारणा गांधी ने यहाँ शुरू की ताकि हिंदुस्तान की लूट बच जाए, हिंदुस्तान का शोषण बच जाए। और यह साहस था गांधी का कि गांधी ने कुछ छिपाए नहीं। जब 42 में गांधी गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन, तो उनका एक कार्यक्रम लोगों ने रखा दिया उस इलाके में जहाँ मजदूर लोग रहते थे, लंकासार मैनचेस्टर के मजदूर लोग रहते थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि साहब पुलिस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग हमला कर सकते हैं, आपसे बहुत नाराज है। तो गांधी ने कहा चिंता मत करो, हम लोगों से बात करेंगे, हम जाएंगे वहाँ। गांधी गए वहाँ, तो गांधी ने उनसे कहा कि अगर आप शोषण की रोटी खाते हैं और उस पर आपकी संपदा है तो इससे बेहतर भूखों मरना है। ये साहस क्या दुनिया के किसी मजदूर नेता में है? आज हमारे यहाँ कर्मचारी नेता है, क्या करते हैं? आज कर्मचारी नेता जाएंगे तो कर्मचारी गलत बात का समर्थन करेंगे, कर्मचारियों की बुराई का समर्थन करेंगे, उनकी अनुचित मांग का भी समर्थन करेंगे। आजकल लोग मांग करते हैं कि साहब हमारे यहाँ पोस्टमैन के लिए पहले खादी की वर्दी मिलती थी, आपको याद होगा, आजकल टेलीकार्ड की वर्दी मिल रही है। जब टेलीकार्ड की वर्दी मिलना शुरू हुई तो हमने उसका विरोध किया। हमारी संस्था थी मजदूर किसान पंचायत, उस जमाने हम लोग लोकदल में थे, तो उसका हमने विरोध किया कि नहीं होना चाहिए। तो हमसे हमारे साथी लोग गुस्सा हुए, क्या बात कर रहे हो, टेलीकार्ड पहनने में क्या बुराई है? वो टेलीकार्ड कौन सा? जो मिला जो वाला कंपनी वाला टेलीकार्ड। तो आप सोचिए कि आप एक मजदूर, एक श्रमिक, एक छोटा कर्मचारी जब खादी कपड़ा पहनने से इनकार करता है और कारखाने कपड़ा पहनता है, तो क्या अपने भाई का रोजगार नहीं छीनता है? अपने भाई का रोजगार छीनता है। अगर वो खादी पहनना शुरू करे, वो उस वस्त्र को पहनना शुरू करे, वो मोटा हो, बड़ा महंगा हो, आखिर वर्दी तो सरकार को देना है, आप क्यों चिंता करते हैं? तो फिर वो कपड़ा जो है, वो कपड़ा कितने लोग रोजगार दे पाएगा?
आज हालत क्या है? आज खादी ग्राम उद्योग के हाल को आप देख लीजिए। खादी के क्षेत्र में 47 के बाद में अगर आप देखें तो देश में करीब करीब काम करने वाले जो लोग थे, जो दुकानों पे करते थे, कारखानों में, खादी के केंद्रों में काम करते थे, सब मिला करके उनकी संख्या 12-13 लाख से ऊपर। आज पूरे हिंदुस्तान में 1.5 लाख भी लोग नहीं बचे। और आजकल तो जो खादी भंडार बनाए जा रहे हैं, वो खादी भंडारों को खादी भंडार बनाने के बजाय उनको आधुनिक ढंग का बनाया जा रहा है, जहाँ पर सब प्रकार का माल बिकेगा। और एक हमारे देश की मुख्यमंत्री महिला थी, बहन थी, हम उनके बारे में नाम नहीं उनका लेंगे क्योंकि बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। वो तो एक दिन रैंप पर चली के साथ हम खादी भंडार का प्रचार कर रहे हैं। अभी हमने सुना है कि भाई वहाँ साबरमती आश्रम को रिनोवेट करके नए प्रकार का बनाया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके काम मत करो। गांधी कुछ झोपड़े में ही जिंदा रहेगा। महल में बंद करके गांधी की हत्या मत करो। गांधी के लिए, गांधी की यादगार के लिए साबरमती आश्रम ही ठीक है, वर्धा का आश्रम ही ठीक है। आप वहाँ मकान बना सकते हैं, आप वहाँ भवन बना सकते हैं, पर उसमें गांधी दब के मर जाएगा, ये गांधी नहीं। तो जो बात मैं कह रहा था उस वक्त से कि गांधी ने रोजगार के साथ जोड़ा और हिंदुस्तान के लाखों लोग उसका लगाया। और ना केवल गरीब लोग थे, बड़े बड़े लोग, संपन्न लोग, उनके परिवार, बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, वकील लोग, जिनकी उस जमाने की लाखों रुपये आमदनी थी, उनने भी चरखा काटना शुरू किया। उनके परिवार के लोगों ने चरखा पहनना शुरू किया, कपड़ा पहनना शुरू किया, हाथ की बनी खादी पहनना शुरू किया। और उसका परिणाम निकला कि एक तरफ लाखों लोगों को रोजगार मिला, और लाखों लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ में जो शोषण था वही शोषण बंद हुआ। आज स्वदेशी की चर्चा हम लोग करते हैं। गांधी से बड़ा स्वदेशी कौन है? स्वदेशी का पर्याय गांधी है। परंतु गांधी के स्वदेशी का हिस्सा क्या थे? गांधी ने एकदम ये नहीं था। गांधी अगर कहते भी कि तुम कपड़ा भेजना बंद कर दो, कौन बंद करता? अंग्रेज सरकार थी ना, वो बंद नहीं करती, उसने बंद किया भी नहीं। तो गांधी ने उनसे भी कहा, गांधी ने खुद से कहा कि विदेशी कपड़ों की होली जलाए, विदेशी कपड़ा पहनना बंद कर दो, विदेशी सामान का प्रयोग बंद कर दो। आज हम जो लोग हैं, आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग हैं जो मध्य वर्ग के लोग हैं। आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग हैं जो अनाज, सस्ता अनाज लेते हैं, बीपीएल वाले लोग हैं। क्या ये 50-60 करोड़ लोग भी ये फैसला कर लें कि हम अब कपड़े का मतलब मिल का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने देश की सामान इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको पेस्ट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम कहीं से दतौर लाके उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर दतौर भी नहीं मिलेगी तो हम घर में एक नीम का पेड़ लाकर उसकी दतौर तोड़ के लगाएंगे, उससे करेंगे। तो आप देखिए हिंदुस्तान में एक गांधी की क्रांति की शुरुआत हो सकती है, हिंदुस्तान एक नए सामने जा सकता है। तो एक सूत्र गांधी ने जो वहां पर दिया था कि चरखे के माध्यम जोड़ना। मैंने आपसे कहा उस वाले लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया गांधी से कि गांधी की चरखा चला रहे हैं, गांधी से आजादी कैसे आ जाएगी। गांधी ने कहा कि चरखे की जो ध्वनि है, इस ध्वनि से आजादी निकलती है। गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, डांडी मार्च किया। जब डांडी मार्च किया तो साथ कितने से लोग थे? बहुत मामूली लोग थे। और देखिए मैं आपको गांधी की एक और महत्वपूर्ण पक्ष को आपके सामने रखना चाहूंगा, वैसे भी कि आजकल जो लोग आलोचना करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे की चर्चा उसमें थोड़ी सी करें। जब गांधी ने अपनी डांडी मार्च की यात्रा शुरू की तो उनके साथ में जो लोग थे उनमें महिलाएं कोई नहीं थी, एक भी महिला नहीं थी। पहली लिस्ट में आप देखेंगे सरोजिनी नायडू बाद में शामिल हुई है और वो विद्रोह करके शामिल हुई। तो पहले जो गांधी ने डांडी मार्च के नियम बनाए उसमें लिखा था कि महिलाएं शामिल नहीं। तो सरोजिनी नायडू ने झगड़ा किया उनसे, क्यों शामिल नहीं हुई? गांधी स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने जाके जनता को जगाया, महिला को इकट्ठा किया। और जब अगले पड़ाव पर गांधी पहुंचे तो हजारों की संख्या में महिलाएं थी। तो गांधी को अपना शर्त वापस लेना पड़ी और महिलाओं को शामिल करना पड़ा। और जो गिरफ्तारी हुई बंबई में जाकर के समुद्र तट पर, जिसमें उस जमाने के हिसाब से करीब करीब लोग कहते हैं कि 30 लाख 25 लाख लोग गिरफ्तार हुए थे, उस पर से 7-8 लाख महिलाएं थी। ये रिकॉर्ड इतिहास कहता है, अंग्रेजों का इतिहास कहता है। तो महिलाओं को हिस्सेदारी, महिलाओं को राजनीति में लाना, महिलाओं को हिस्सेदार बनाना, महिलाओं को देखिए, अगर महिलाओं को आप हिस्सेदार नहीं बनाएंगे तो फिर कोई बात बनेगी नहीं। आज आप गांधी की चर्चा सुनेंगे, यहाँ करेंगे, आपकी चर्चा हम सुनेंगे, हमारी चर्चा आप सुन रहे हैं, परंतु आप अकेले सुन रहे हैं। तो घर में जाकर के अगर आप अपनी पत्नियों को नहीं बताएंगे, हमारी भाभी जी को या जो भी कहिए छोटी बहन है उनको नहीं बताएंगे, तो फिर वो हिस्सेदार नहीं बन पाएंगे। और फिर वो हिस्सेदार नहीं बनेंगी तो फिर बराबरी का समाज नहीं बन सकता है। तो गांधी ने फिर महिलाओं को साथ में लेना शुरू किया और महिलाओं को एक प्रकार से अग्रणी बनाने का शुरू किया। तो कितनी महिलाएं हिंदुस्तान में उस जमाने में नेतृत्व में उभर करके आई, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी का नेतृत्व किया, कितनी कुर्बानी उन्होंने दी है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये गांधी का ही एक बड़ा योगदान था कि गांधी ने वहाँ पर किया। गांधी ने आज़ादी के आंदोलन के भारतीय भाषाओं का सवाल छेड़ा।
भारतीय भाषाओं का। और गांधी का जो भारतीय भाषाओं का सवाल था वो कोई मामूली सवाल नहीं था। गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की अगर कोई राष्ट्रभाषा बन सकती है तो हिंदी बन सकती है। गांधी तो गुजराती थे, गांधी तो कोई हिंदी भाषी नहीं थे, परंतु इसके बाद भी गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए कहा। इससे कहा कि देश के बड़े हिस्से में हिंदी को समझना आसान काम है। और गांधी ने जब नागरिक पिछाड़ने के लिए या हिंदी के लिए काम शुरू किया तो वो काम कहाँ से शुरू किया? वो काम दक्षिण शुरू किया। सबसे पहली शाखा उन्होंने तमिलनाडु में बनाई, और तमिलनाडु में जहाँ विरोध हो रहा है उस जमाने में वहाँ के लोग इसमें आगे आए थे कि नहीं, हमको अब हिंदी का प्रचार करना है, राष्ट्रभाषा का प्रचार करना है। ये गांधी का गांधी ने एक जो सिद्धांत रखा मोहनदास महात्मा गांधी बनने के बाद में कि जो भी आश्रम बनते हैं, मठ बनते हैं और संस्थाएं बनती हैं, ये संस्थाओं को चलाने का पैसा कहाँ से आना चाहिए। देखिए गांधी ने दो बातें कही। नंबर एक, गांधी ने कहा कि ये संस्थाएं जनता के सहयोग से चलना चाहिए, इसलिए भीख मांगने की जरूरत नहीं। इसको जरा समझ लीजिएगा। दूसरा, गांधी ने कहा जो संस्थाएं जमा पैसे चलती है वो बढ़ जाती है। जमा पैसे से संस्था नहीं चले, जमा पैसे से तो खर्च किया जाएगा संस्था काम के लिए, संस्था नहीं चलेगी। अब जब साबरमती आश्रम गांधी जी ने बनाया तो एक बार ऐसा अवसर आया कि साबरमती आश्रम के पास पैसा सब खत्म हुआ, गुजार हुआ। बापू को बताया गया कि साहब पैसा तो खत्म होगा, क्या किया जाए। तो महात्मा गांधी ने मीटिंग की, और मीटिंग ने कहा कि देखो भाई, अपन मांग के किसी बात आएगी। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी को बड़दा सहयोग करते थे, गांधी को वफादार करते थे, गांधी को और सहयोग करते थे। वो सारे जो सहयोग थे वो गांधी के कार्यक्रमों के लिए थे, गांधी के भिन्न भिन्न प्रकल्पों के लिए थे, परंतु अपने आश्रम के लिए गांधी कभी किसी सहयोग मांगने नहीं गए। तो गांधी ने प्रस्ताव फैसला किया, कहा कि कोई अपने आप देगा बंद कर। अगर कोई अपने आप हमको पैसा देगा तो हम चलाएंगे, वो नहीं देगा तो हम इसको लेके आश्रम को दलित बस्ती में चलेंगे। तो पड़ोस की जो दलित बस्ती है उनके लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। और ये वही लोग हैं जिनको जब गांधी ने साबरमती आश्रम को छोड़ा तो अपनी साबरमती आश्रम की जो जमीन थी उस जमीन को उनके लिए भाइयों को चिट्ठी लिख के दे गए कि आप उसको संभालना। तो गांधी ने अपनी संस्थाओं को चलाने के जनता का सहयोग, यानी आंदोलन करना है, सत्याग्रह करना है, सामाजिक काम करना है, तो जनता की सहभागिता, जनता की हिस्सेदारी, ये भी आपके उसमें तय करना पड़ेगा, ये इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको लोगों का मन बनाना पड़ेगा। इस सीमा तक की गांधी ने कहा कि अगर लोग पैसा नहीं देंगे तो हम इसको बंद कर देंगे। ऊपर बाद में आके कोई लोग को रात के उनके यहाँ आके पैसा कुछ दे गए और वो आश्रम चलता रहा और चला। दूसरा, गांधी ने कहा कि संस्थाओं के लिए जमा पैसा नहीं होना चाहिए। अब बुरा ना माने लोग, हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं, पता नहीं कौन फंडिंग वाला है कौन नहीं है। आजकल ये बड़ी बीमारी चल रही है। कुछ दिनों पहले तक तो 10-12 हजार 20 करोड़ की फंडिंग विदेश से आ रही थी, एनजीओ के नाम पे फंडिंग आ रही थी। अब ये जो विदेशी पैसे से यहाँ पर आंदोलन चलवाए जाते हैं, क्या ये सत्याग्रह है? क्या ये गांधी के आंदोलन है? ये गांधी के आंदोलन है। गांधी का आंदोलन तो वो होता है, इस आंदोलन में एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी गुदड़ी से निकाल के अठन्नी 1 पैसा 2 पैसा देता था, वो गांधी का आंदोलन था। तो जनता के सहयोग से, जनता की जमा पूंजी से नहीं, और कहीं पैसा अगर मिले, गांधी से बड़ा कोई पैसा लेने वाला नहीं था। वो तो हस्ताक्षर करने के भी पैसा लेते थे कि दस्तखत कराना है, ऑटोग्राफ लेना, तो उसके लिए पैसे लाओ तब करेंगे। और इतना ही नहीं, जब वो राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के और नागरिक प्रचार सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए गए थे इंदौर में, तो वहाँ उस जमाने के सबसे बड़े पैसे वाले थे सरसेठ खूबचंद, ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 16 कार थी। तो उन्होंने कहा कि भाई बापू हमारे यहाँ खाना खा ले तो हम हिंदी के काम प्रचार के लिए 1 लाख रुपए संस्था को देंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो लोगों ने गांधी जी को उनके खाना खिलाने लगे। तो उन्हें सोने के चांदी प्लेट कटोरी लोटा वगैरह रखा, उस पर खाना परोसने वाले थे। तो गांधी ने कहा कि सेठ आपके यहाँ पत्तल नहीं है क्या, दोना नहीं है क्या? तो उन्हें समझे महात्मा आदमी है इसलिए दोना पत्तल मांग रहे हैं। तो सेठ जी ने जल्दी से दोना पत्तल मंगाए, दोना पत्तल मांगे आए और सेठ जी कटोरी चम्मच और प्लेट लेके चलने लगे। थाली तो उन्होंने कहा नहीं रुको रुको रुको, ये तुम्हारा थोड़ी है। तो लेके थैले में रख लिया, और वो बर्तन भी गांधी ने जाकर के हिंदी के प्रचार में दे दिए। तो ये थे महात्मा गांधी।
तो महात्मा गांधी ने इस प्रकार से जनता के सहयोग से आंदोलन को चलाना, ये एनजीओ के फंडिंग से आंदोलन नहीं चलना चाहिए, ये पैसा वालों की तिजोरी से आंदोलन नहीं चलना चाहिए, ये आम जन के सहयोग से चलना चाहिए, ये सिद्धांत गांधी ने देखा था। और बराबरी कि सबके पीछे बराबरी हो। अब ये जो महात्मा था, इस महात्मा के साथ हम लोग आज के जो कंटेम्प्रेरी इशूज हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो आज देखते हैं हम कि गांधी के बारे में एक तरफ तो वो लोग हैं जो गांधी को मानते हैं, पर दूसरी तरफ जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है योजनाबद्ध ढंग से, खासकर हिंदुस्तान के बाहरी प्रयास हुए हैं। अमेरिका में जब 1 साल पहले जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के अंग्रेजी ने कर दी, गोरे ने की थी, तो वहाँ के जो ब्लैक लोगों का जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के लोगों ने भी गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, पर उसके लिए बाद में माफी मांगी। अभी प्रतिमा यथावत है। ब्रिटेन के लंदन में जो गांधी की प्रतिमा और चर्चिल की प्रतिमा को लोग हटाने के गए थे, तो लोगों ने गांधी की प्रतिमा का हटाने का विरोध किया, यही रहेगी और वहीं पे लगी हुई है। परंतु जो बात मैं कहते हैं, हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी में बहुत प्रकार के भ्रम डाले जा रहे हैं। यानी गांधी के खिलाफ एक प्रकार का नया प्रकार का निंदा अभियान भी आज गांधी के डिस्कोर्स के बीच में शामिल हो रहा है। अब ये कौन लोग कर रहे हैं, ये हम इस बारे में भी ज्यादा नहीं कहेंगे, इतने पर कहेंगे कि वही लोग कर रहे हैं जिनको अपनी सत्ता के लिए, अपनी संकीर्णताओं के लिए गांधी खतरा है। गांधी का धर्म क्या था? गांधी को क्या किसी भी आपने कोई मंदिर में जाके पूजा कर देखा है? गांधी का धर्म था, जो उनकी प्रार्थना सभा का था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जा रहे। जो धर्म की परिभाषा तुलसी ने की, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, वो गांधी का धर्म था। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने दे। और इतनी नहीं कि पीड़ पराई जाने उसके लिए काम तो करे, मन अभिमान न आने दे। यानी हम अगर दूसरे के लिए सहयोग करते हैं तो हमारे मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। ये हमारा मानवीय दायित्व तो है। आप भिखारी को 2 रुपए देके कहते हैं हमने भिखारी को 2 रुपए दान कर दिया, ये अभिमान है, ये मदद नहीं है। तो गांधी की जो धर्म था, वो धर्म तो मानवता वाला धर्म था। और इसलिए आज जो व्यावसायिक धर्म निकला हुआ है, आजकल जो धंधे का धर्म निकला हुआ है, आजकल धर्म गुरुओं की दुकानों से जो धर्म चल रहा है, जहाँ पे कर्म सब अधर्म के हो रहे हो, नाम धर्म का होता है, उनके लिए गांधी परेशानी है। तो गांधी के खिलाफ एक प्रकार की चरित्र हत्या के बयान वहां से चलाया जा रहा है नई पीढ़ी के लिए होता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया आया है, इंटरनेट से फायदा हुआ है। आज हम लोग वेबिनार कर रहे हैं तो आपके इस इंटरनेट की सुविधा के चलते कर पा रहे हैं, परंतु इस इंटरनेट से फायदे के अलावा दूसरे भी जो परिणाम निकल रहे हैं वो क्या है कि इसमें झूठ फैलाने के बहुत माध्यम बन गए। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपना एक समूह बना लेता है, जो मर्जी आए लिख देता है, वो इतिहास में कहाँ है कहाँ नहीं इसका कोई पता नहीं है, वो डाल दिया जाता है। कोई किसी खिलाफ में कुछ भी लिख दे रहा है, कोई समाचार छाप दिया जाता है, पर 10 दिनों का उसको खंडन कोई करने लगता है। मैंने एक बार की अराजकता जैसी स्थिति बनी हुई है, और इसमें भी आज गांधी को शिकार बनाया जा रहा है। तो एक सोचने का सवाल है कि 74 साल पहले जो आदमी दुनिया से चला गया, अब आज उसकी आलोचना करने की वजह क्या है, क्या कारण है? उसकी वजह है कि जो लोग ये आलोचना करने की बुनियाद शुरुआत कर रहे हैं, जहां से भी शुरुआत हुई है, वो लोग जानते हैं कि गांधी का बीज विचार का वो बीज है जो अंततः दुनिया की बुराइयों को खत्म करने वाला है। और जो लोग बुराइयों पर ही निर्भर करके जिंदा हैं, चाहे सत्ता में हो, चाहे धन में हो, चाहे ताकत में हो, चाहे अन्य कामों में हो, उनके लिए गांधी आज भी सबसे बड़ा जीवंत खतरा है। ये कारण है। तो दुनिया के स्तर पर जो डिस्कोर्स है आज गांधी का, वो सकारात्मक डिस्कोर्स है कि गांधी दुनिया को बचाने की एक नई सभ्यता है। अभी कोरोना काल आया, इस कोरोना काल में हमने देखा कि अमेरिका के कई लाख लोग न्यूयॉर्क छोड़ करके फार्म हाउस में चले गए। हमारे शहरों के जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, उनके पास साधन थे, वो लोग चले गए। जो 2020 का कोरोना आया, लहर आई, आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान के गांव में कोई आदमी कोरोना से नहीं मरा। अगर 2021 के साल में लोग कोरोना से मरे हैं, गांव में मरे हैं, ज्यादा मरे हैं, इसके पीछे कारण वो नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था कि कई प्रकार से रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, लोगों को गलत विश्वास पैदा करके, या वहां कुंभ के माध्यम से जो लोग गए और आए, उनसे बीमारियां फैली। पर 2020 के साल में कोरोना गांव में नहीं था। तो गांव की ग्रामीण सभ्यता की तो बात गांधी कर रहे थे ना। गांधी उस जमाने कर रहे थे कि रेलगाड़ियां बीमारियां भी ले जाती। जब कोरोना आया तो बचने को सरकार ने क्या किया, सारी रेलगाड़ियां बंद की, हवाई जहाज बंद किए। तो आज सारी दुनिया में
एक डिस्कोर्स चल रहा है कि गांधी का जो वैकल्पिक सभ्यता का दस्तावेज है, वैकल्पिक सभ्यता की कल्पना है, जो हिंदुस्तान की सनातनी सभ्यता की कल्पना है, वही कल्पना दुनिया को बता सकती है। और जब मैं सनातनी सभ्यता की कल्पना कर रहा हूँ, यानी प्रकृति से संपर्क वाली। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म में कोई मंदिर का पूजा पाठ नहीं, बड़ा मत मानना मित्रों। सनातन धर्म में कोई अकेले पाषाण पूजा नहीं है। सनातन धर्म का मतलब है कि प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के साथ रहना, ये जो कल्पना है। और मैं इसके लिए अपने आप को कोई गुरु नहीं मानना चाहता, ये मैं देने वाला नहीं हूं, ये मेरी कोई खोज नहीं है। ये हमारे हजारों साल के पुरखों ने बात कही थी, जो लोग भूल गए थे, तो गांधी ने उसको याद कराई थी कि देखो याद कर लो। तो जो याद कराता है वो भी बड़ा माना जाता है। हमारे मास्टर साहबान लोग, आप लोग शिक्षक लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, अब आप इन बातों को बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे तो कहेंगे भाई मास्टर साहब ने कहा है, तो आपको ये इसका मिलेगा, स्वाभाविक बात है। तो गांधी ने इस बात को फिर से दुनिया के सामने रखा, और सारी दुनिया ने इस कोरोना काल में माना कि गांधी ही इन बीमारियों का, महामारियों का अंतिम हल हो सकता है। और इस पर एक बड़ा संवाद दुनिया में चल रहा है। पर भारत में उनके अपने देश में आज क्या हो रहा है? उनके देश में उनके ऊपर कितने प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रचार किया कि गांधी जी ने बंटवारे का विरोध नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इतिहास के तथ्यों को हमको पढ़ना चाहिए, और आपको भी पढ़ना चाहिए। क्या है इतिहास के तथ्य? गांधी ने कांग्रेस पार्टी की विशेष कार्यक्रम, जब कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया कि भारत का बंटवारा होना चाहिए और गांधी को नहीं बताया, तो महात्मा गांधी ने पत्र कर कहा कि कांग्रेस की विशेष कार्यकारिणी बैठक बुलाई जाए। उस बैठक में गांधी के साथ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मौजूद थे, और डॉक्टर लोहिया ने उस बैठक के संदर्भ को लेकर पुस्तक लिखी है, भारत विभाजन के अपराधी। वो एक छोटी सी पुस्तक है, 80 रुपए का दाम उसका है। मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोग उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। उस पुस्तक में डॉक्टर लोहिया ने उस आखिरी कार्यकारिणी का शब्द से जिक्र किया। देखिए, गांधी ने तो करीब करीब 1935 के बाद से कांग्रेस का भौतिक नेतृत्व छोड़ दिया था, केवल नैतिक नेता थे वो। सारा संगठन का ढांचा दूसरों के पास में था, चाहे वो जवाहरलाल जी के पास हो या उन लोग पास उनके पास था। और उस कार्यकारिणी की मीटिंग में गांधी के पक्ष में कौन से वोट गिरे? गांधी के पक्ष में एक वोट गिरा, वो था खान अब्दुल गफ्फार खान का वोट, सीमांत गांधी का वोट। इन्होंने कहा कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। गांधी हारे हैं, गांधी क्यों कार्यकारिणी में हराया गया है। और लोहिया ने तो यहां तक लिखा है कि जब गांधी विभाजन के खिलाफ कोई मजबूत तर्क देते थे, तो कुछ लोग उन पर ऐसा हमला करते थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, कि जैसे बच्चे से जब कोई उसकी पीछे छुड़ाई जाती है तो फिर वो गुस्सा होकर हमला करता है। ऐसा हमला कर गांधी पर कर रहे थे। गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। तो गांधी ने जी जान से प्रयास किया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा ना हो। ये झूठा प्रचार है। आज हम लोग को चाहिए कि हम गांधी के साथ खड़े हों और इस बात को लोगों को बताएं कि गांधी बंटवारे के खिलाफ थे, और न केवल खिलाफ थे, बंटवारे के लिए कैसे खत्म किया जाए इसके लिए प्रयास थे। काश अगर 30 जनवरी 1948 गांधी की हत्या नहीं हुई होती, तो जो यात्रा वो करने वाले थे, दिल्ली से कराची वाली यात्रा, हो सकता है कि उसने इतिहास को बदल दिया होता है। एक बात। दूसरा जो प्रचार गांधी के खिलाफ में इसको लेकर किया जा रहा है कि गांधी ने हिंदू मुस्लिम दंगों में हिंदुओं की रक्षा नहीं की। ये क्या इतिहास का तथ्य है? जिस दिन 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने चिट्ठी लिख करके संदेश बाहर पहुंचाया था। गांधी कहां पर थे? नोआखली में, बंगाल में। और बंगाल में जाके गांधी दंगों को रोकने के लिए काम कर रहे थे, बंगाल के हिंदुओं को बचाने के लिए काम कर रहे थे। जब उनका पत्र लेके प्रधानमंत्री का और वल्लभ भाई पटेल का पत्र लेके संदेश बाग पहुंचा, तो गांधी ने कहा, गांधी ने उनको कोई उत्तर अलग नहीं दिया, उन्हीं की चिट्ठी पे लिया, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। ये था गांधी। गांधी ने उस जनसमूह में भाग नहीं लिया, और गांधी ने गांव गांव में जाके अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया। और पूरे ईस्टर्न इलाके में जहां जहां गांधी गए, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, साधु रूप से कहा कि अगर यहां पर किसी एक व्यक्ति ने दंगों को रोक पाया है तो हिंदुस्तान की सरकार नहीं है। उन्होंने कहा, दैट वाज द वन मैन आर्मी दैट कैन बी नेम्ड बाय महात्मा गांधी। ये खुद अंग्रेज लिख रहा है, माउंटबेटन लिख रहा है कि महात्मा गांधी थे। तो जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को बचाने के लिए अपनी जान लगाने के उस जान को दांव पर लगाया, जिसने हिंदुओं को बचाने के लिए जान को दांव पर लगाया, आज उसके लिए इस प्रकार की बातों का इस्तेमाल करना ये शोभनीय नहीं है। और ये सब एक प्रचार चलाया जा रहा है, एक कि जैसे गांधी को बताया गांधी कोई हिंदू विरोधी हो। गांधी से बड़ा हिंदू कौन है? जो मरते समय कहता है कि हे राम, हमको कोई चोट लगती है हम बोलते
अरे माता जी मर गए, अरे पिताजी मर गए, अरे दद्दा मर गए, बहू मर गए, भाई बुजुर्ग में लोग बोलते हैं। पर गांधी ने क्या कहा, हे राम। इसके हृदय में राम था। गोली लगने के बाद राम निकला इसके मुंह से, उससे बड़ा कौन भक्त हो सकता है। और इसे गांधी कहते थे राम राज्य। जो आज व्यक्ति कहता है हमें राम राज्य चलाना है, वो हिंदू विरोधी हो सकता है। गांधी कोई शरीयत का राज कह रहे थे, गांधी कोई इस्लामिक राज कह रहे थे, गांधी कह रहे थे राम राज। और राम राज की उन्होंने जो मापदंड तय किए थे, बताए थे, वो महत्वपूर्ण है। गांधी का राम राज क्या था? गांधी का राम राज था जिसमें कोई दुखी ना हो। गांधी का राम राज में सब सुखी हो। गांधी की भारतीयता क्या थी? गांधी की राष्ट्रीयता क्या थी? गांधी कहते थे कि मेरी राष्ट्रीयता सीमाओं में नहीं बन सकती। गांधी कहते थे हमें एक ऐसा समाज बनाना है, ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसमें कोई दुखी ना हो और हमसे कोई पड़ोसी दुखी ना हो और पड़ोस से कोई हम भी दुखी ना हो। ये गांधी थे। तो गांधी ने बंटवारे को रोकने का प्रयास किया, गांधी ने दंगों को रोकने का प्रयास किया, और अंत में इसी के लिए गांधी को बलिदान भी होना पड़ा। आप सबको पता है, इतिहास की जानकारी यह पता है, आप जानते हैं। अब उस पर भी बहुत प्रचार किया गया है कि साहब वो 50 करोड़ पाकिस्तान को दिला रहे थे। ये तो समझो सरकार ने किया था। जब बंटवारा हुआ है तो बंटवारे का जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट उस जमाने की सरकारों ने लिखा हुआ है कि भाई इनके हिस्से 50 करोड़ है। आज हम लोग देख रहे हैं कि तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर। वहां अफगानिस्तान का पैसा जमा था अमेरिका के पास $70,000 करोड़ रुपया, वो मांग रहे हमारा पैसा दो। एक जमाने में ईरान के ऊपर अमेरिका कब्जा था, ईरान का जो शाह था, अमेरिका का पिट्ठू था, जब वो वहां से हटा दिया गया, दूसरे निजी निजाम आ गए, दूसरा राज्य आ गया, तो उन्होंने अमेरिका से कहा हमारा पैसा वापस करो। उन्होंने वापस नहीं किया तो उन्होंने अमेरिका की संपत्ति जब्त कर ली। तो ये दुनिया में होता है, ये एग्रीमेंट था। ये कोई गांधी कहना नहीं था। गांधी तो कह रहे थे एग्रीमेंट का पालन करना चाहिए, इसलिए कि हमको अपनी जो नकली विभाजन है इसको तोड़ना है। तो हमें कल का रास्ता ऐसा बनाना चाहिए, ईमानदारी का रास्ता बनाना चाहिए कि हमारे यहाँ परस्पर विश्वास की स्थिति बन पाए। तो ये जो प्रचार किया जाता है, आजकल कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, बुरा मत माने लोग, कि मान लो भगत सिंह बच गए हो तो फांसी नहीं हुई होती, तो क्या आप लोग भगत सिंह याद करते? भगत सिंह तो बने इसलिए का फांसी हुई। वो भगत सिंह फांसी पर चढ़ना ही चाहते थे। भगत सिंह ने तो लिखा ही है, उनकी माताजी जब उनके पास दस्तखत कराने के लिए गई थी, तो जो उन्होंने लिखा उसके ऊपर, जब वो वकील को बताया, उस पर उन्होंने लिखा था कि मेरे फांसी पर चढ़ने से आंदोलन फैलेगा। एक व्यक्ति अपने आप में उत्सर्ग करने को तैयार था। एक बात। दूसरी बात, इतिहास का एक तथ्य है कि जिस दिन फांसी की तारीख तय हुई थी उसके 3 दिन पहले फांसी दी गई। और इसलिए कि गांधी जब मिलकर के आए, गांधी ने चिट्ठी दी उनके लिए कि भाई आप इसका फैसला करिए और इनको रिहा करिए, कि फांसी मत दीजिए। तो उनको लगा कहीं गांधी अनशन शुरू कर दें। कराची कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। कराची कॉन्फ्रेंस के तत्काल बाद गांधी शायद अनशन कर सकते थे, तो उन्होंने इसके पहले ही मौका पा करके 3 दिन पहले ही जाके फांसी दे दी। इसमें गांधी कहाँ दोष है? इससे गांधी क्या करते? गांधी प्रयास कर सकते, गांधी ने प्रयास किया। और गांधी ने भगत सिंह की फांसी के बाद जो लिखा, जरा उसको सोचिए। गांधी ने उस कुर्बानी के किन शब्दों में, प्रिसिट किया के शब्दों में कहा है, एक गांधी को पढ़ने के बाद बन सकता है। सुभाष बाबू को लेकर लोग आपत्ति करते हैं। हिंदुस्तान में के लोग कहते हैं, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि साहब गांधी राष्ट्रपिता कैसे हैं। एक हमारे संत जी हैं, उन संत जी का नाम नहीं लेता हूँ, संत खिलाते हैं अपने आप को, आचार्य जी भी खिलाते हैं अपने आप को। वो कहते हैं कि राष्ट्रपिता कैसे होते हैं महात्मा गांधी? दुबला पतला आदमी था, एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता, इतने बच्चों के लिए कहां से हिंदुस्तान का पिता हो सकता है? अरे भाई, ये राष्ट्रपिता जो है, ये राष्ट्रपिता कोई भौतिक पिता नहीं होता है, ये कोई डीएनए के टेस्ट वाला पिता नहीं होता है। हम लोग कहते हैं भगवान है, भगवान सारी दुनिया को बनाने वाला है, भगवान सबका पिता है, भगवान सबका जनक है। तो क्या कोई भगवान कोई सबको कोई डीएनए से पैदा कर रहा? ये जो कल्पना है, ये कल्पना एक बार की ऐसी व्यक्ति कल्पना है जो समूचे देश को अपनी संतान के समान बराबर मानता हो। और ये उपाधि किसने दी उनके लिए? ये सरकार की नहीं है, और सरकार को देना भी नहीं चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ आज आप लोगों के माध्यम से, अगर आप लोग इससे सहमत हो, इसको आप उठाना कि भारत रत्न का जिस प्रकार से आजकल गिरावट आई है, ये किसी को दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि भारत रत्न जैसे जो पुरस्कार है या तो बंद कर देना चाहिए, और जिनको पहले दिए गए हैं उन सब पर भी जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए कि क्या ये इसके लायक भी है। यानी अगर आज की तारीख में दोबारा जनता के साथ खड़ी हो तो दिया है, उन्हें नहीं दिया जाती। खैर, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष बाबू ने वहां जो भाषण दिया बर्मा में, उस भाषण में सुभाष बाबू ने कहा कि आज हमारे देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो उपवास पर है। हम उनके, वो जेल में थे, हम उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं।
और राष्ट्रपिता की दीर्घायु उसकी चिंता करते हैं। तो राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष बाबू थे। परंतु कुछ लोग ये भी प्रचार करते हैं कि सुभाष बाबू के साथ बदबू थे। तो गांधी को लेकर के जो एक नई पीढ़ी में एक डिस्कोर्स पैदा किया जा रहा है, ये डिस्कोर्स अपने आप नहीं है, ये पैदा किया जा रहा है। उसमें जो कहा जाता है भारत यूनिवर्सिटी, तो भारत यूनिवर्सिटी का बड़ा योगदान है, तो झूठ फैलाने का प्रचार किया जा रहा है। आज गांधी नहीं है दोस्तों, पर गांधी का उत्तर किसने देना है? गांधी का उत्तर हमें देना है। गांधी हमारे देश के प्रतीक है, सारी दुनिया में प्रतीक है। ये क्या कारण है कि मार्टिन लूथर किंग अगर अमेरिका में आंदोलन करता है तो गांधी की फोटो लग के आंदोलन करता है? ये क्या कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा कहता है कि मैं गांधी की फोटो साथ रखता हूँ? ये क्या कारण है कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जो लगातार 17 साल से लेकर 20 साल 22 साल जेलों में रहा, वो कहता है कि मुझे गांधी के नाम से आंदोलन करने की प्रेरणा मिलती है। तो गांधी दुनिया में अहिंसा के, सत्य के, सत्याग्रह के, बराबरी के, प्रकृति के संरक्षण के, ईमानदारी के पर्याय हैं और एक ऐसा प्रतीक है। अंततः भारत का नाम अगर कहीं गौरवान्वित होगा तो गांधी के नाम से होगा। जो लोग अपने ही पेड़ की शाखा को काटने का काम कर रहे हैं, जड़ को काटने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग जाने अनजाने अपने देश के ऊपर ही कुठाराघात कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गांधी के साथ अन्याय न करो, झूठा बोलो, और गांधी के साथ बस संवाद करो, तथ्यों पर संवाद हो। हम को समय दिया था भाई ने 1 घंटे का, मैंने समय पर पूरा कर लिया है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कोई सवाल अगर होंगे तो उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप सबको धन्यवाद। सर, हेलो सर। जी हेलो, हाँ सदावती जी। मैडम बात कर रही हूँ सर। सर, जो सिद्धांत आपने बताया ना, सत्याग्रह के साथ साथ सेवा सिद्धांत, जी हाँ, तो उसके पहले जी। के दो सिद्धांत जो है, फर्स्ट और सेकंड, वो बताओ ना सर फिर से। जी, फिर से बताता हूँ। उसके हाँ, पहले सर। 2 सिद्धांत जो आप दक्षिण अफ्रीका वाला पूछ रहे हैं कि भारत वाला? महात्मा दक्षिण गांधी का के सत्याग्रह के मोहनदास साथ साथ करमचंद। सेवा का सिद्धांत, सार्वजनिक संपत्ति हाँ का निजी नहीं है वो सिद्धांत, हाँ हाँ। और और जो सिद्धांत है श्रम का महत्व, श्रम का महत्व, यस सर। चौथा अन्याय का मुकाबला, अन्याय को स्वीकार नहीं करना। हाँ, अन्याय का, बस ये सर, ये मेरा छूट गया था लिखने का। जी ठीक। थैंक यू सर। सर हेलो। जी साथियों, आपके यदि प्रश्न सर, है हेलो। तो आप लोग एक एक करके। हाँ चंद्रभान जी, आपका प्रश्न है? हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। थैंक यू फॉर योर इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन सर। सर, एक बात पूछी सर, व्यवहारिक बात है कि गांधी जी ने गांव को आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर ग्राम, या जिसको ग्राम स्वराज्य कहते हैं, उसकी उन्होंने कल्पना की थी। तो सर, व्यवहारिक रूप में आज कैसे ये हो सकता है? कारण कि जो उन्होंने कुटीर उद्योग बताया, वो कुटीर उद्योग भी लग रहे हैं, लेकिन सर जो आत्मनिर्भर की कल्पना किया था, आत्मनिर्भर गांव या आत्मनिर्भर ग्राम की बात, वो कैसे सर व्यवहारिक हो पूरी तरह से सर? क्योंकि देखिए, इसका यस। उत्तर चंद्रभान जी मैं पहले दे दूं, यस। और 2 हिस्सों में दूंगा मैं। एक हिस्सा तो ये है कि गांधी का जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी, वो ग्राम स्वराज्य की कल्पना बहुत बड़ी कल्पना है। अब आज जो समाज बन रहा है, ये अति केंद्रीकृत समाज है जिसमें सारी ताकतें राज्य की संस्था के पास और केंद्रीकृत होकर जा रही है। तो गांधी के और आज के समाज के बीच में एक पुल बना था, जो पुल डॉक्टर लोहिया ने शुरू किया था जिसका को कहा जाता था चौखंबा राज। चौखंबा राज का मतलब था कि हिंदुस्तान की जो सत्ता है, यानी केंद्र की राज्य की जो सत्ताएं हैं, इन सत्ताओं को 4 हिस्सों बांटा जाए, केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम। वो इनमें उसका बंटवारा किया जाए, पर एक ग्राम स्वराज्य नहीं है। अब मैं आऊँ ग्राम स्वराज के बारे में। तो ग्राम स्वराज एक आदर्श कल्पना है, और इस आदर्श कल्पना को चरणबद्ध ढंग से पूरा करना पड़ेगा। कुटीर उद्योग बनाने को लगाने के साथ साथ हमको सबसे पहले स्वदेशी की भावना को अपनाना पड़ेगा। हमें ये एक अभियान चलाना पड़ेगा कि भले संपन्नता हो, भले किसी के पास में 10,000 रुपये मीटर कपड़ा पहनने की क्षमता हो, परंतु हमें तय करें कि नहीं, हम जो कपड़ा पहनेंगे वो कहीं ना कहीं बुनकर का बना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे।
तो ये जो अभियान चलाया जाए, इस अभियान से जो स्वदेशी की भाव पैदा होगा, वो भाव जाकर के एक तरफ से इसे स्वदेशी के लिए ताकत देगा और स्वराज की भावना को भी ताकत देगा। तो दूसरी बात, तीसरी बात है कि आत्मनिर्भरता। अब देखिए आज का जो समाज है, इस समाज में हम तत्काल अकेले ग्राम को मुक्त नहीं कह सकते, वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि आज दुनिया अलग प्रकार की बन गई है। कई पैसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों पे आज छोटी इकाई से शायद काम नहीं चल पाए। आज स्टील को हम लोग देखें तो स्टील में तत्काल कोई छोटी इकाई का रास्ता संभव नहीं है, कि दुनिया में मुकाबला आपको करना है तो बड़े बड़े कारखाने लगेंगे। तो हम एक व्यवहारिक रास्ता इसके लिए अपना सकते हैं कि जो चरण या जो काम ऐसे हैं कि जो जीवन में दैनंदिन इस्तेमाल के हैं, इनमें हम केवल स्वदेशी और गाँव का इस्तेमाल करेंगे, कुटीर उद्योग का इस्तेमाल करेंगे। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, उनके लिए भी फिलहाल हम लोग एक दूसरे हिस्से में रखें। तो पहले इस स्तर से शुरू के नंबर एक बात। नंबर दो कि क्या हम लोग गांव में ग्राम पंचायतों के उस स्वरूप को लाने का प्रयास कर सकते हैं कि जिसमें गांव के बगल में बाहर न जाए। आज भ्रष्टाचार है, हम नहीं कहते कि भ्रष्टाचार केवल गांव में है या ऊपर नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर तक भी है, गंगोत्री से भ्रष्टाचार छोड़ देता है। परंतु आज गांव में सबसे बड़ी लूट किस बात को लेकर के, एक जो लालच है, ये लालच कहीं ना कहीं गांव गांव में घर कर गया है। अब अगर मान लिया कि ये राशन मिलता है, जो गरीबी की सीमा के नीचे वाला राशन है, आप गांव में जाके देखिए तो पेंशन कौन ले रहा है, राशन कौन ले रहा है। तो ये जो लालच है, इस लालच से इंसान को मुक्त करने का अभियान, क्या हमारे गांव को समाज में इतनी भी ताकत हम पैदा कर सकते हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं कि वो कम से कम अपने गांव को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए। अगर वो अपने गांव को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा तो फिर वो कल हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को मिटाने का एक मजबूत केंद्र बन पाएगा। अभी क्या हुआ है कि अभी वो भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण से संतुष्ट हो गया। गांव का सरपंच के चुनाव में कितना पैसा लगता है, अभी यूपी के चुनाव हुआ, पता कर लीजिए। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमको बताया, यही ललितपुर के रहने वाले हैं पुरोहित जी, कि उनके गांव के पास की जो पंचायत हुए, उन लोगों ने 40-50 लाख रुपए खर्च किया। गांव के पंचायत के चुनाव में बकरे काटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। पंच कौन होता है जिसके पास बाइक होती है, सरपंच कौन होता है जिसके पास कार होती है। तो हमें सबसे पहले गांव में इस भावना को पैदा करना पड़ेगा कि ग्राम स्वराज का मतलब है कि हम लोग अपने आप को लालच से मुक्त करके हम पहले बेहतर इकाई बने और फिर बेहतर इकाई बन के फिर हम उसको आगे बढ़ा काम करें। तो चलो देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी, शुक्रिया। और कोई प्रश्न पंकज जी? पंकज जी कोई और प्रश्न है क्या? जी मैं देख रहा हूँ सर। कोई और साथी जो इनका प्रश्न है? जी सर मैं देख रहा हूँ सर। जी सर मैं देख रहा हूँ सर। जी हाँ हेलो, हाँ मैं डॉक्टर काटोले अमरावती से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सर, मुझे सर से एक प्रश्न पूछना था कि सर ने अपने वक्तव्य में कहा कि खादी पर गांधी जी ने जोर दिया और खादी से स्वयं रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो आज के वर्तमान युग में आज अगर हम देखते तो खादी के कपड़े कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि खादी जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं बन पा रहा है। तो क्या ये संभव है कि अगर जो मल्टीनेशनल जो ब्रांड बनाने वाले कपड़े, अगर उन्होंने खादी का अगर कपड़ा बनाना शुरू कर दिया तो लोगों में वो प्रिय होगा और खादी को चालना मिलेंगी, ये क्या संभव है? देखिए काटो साहब, मेरा कहना यह है कि खादी जो है इसका मल्टीनेशनल ब्रांड बनना ही नहीं चाहिए। प्लीज म्यूट। इसका केवल भारतीय ब्रांड होना चाहिए। और इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव में कुछ लोग इस काम में लगेंगे और हमने फैसला करें कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका शिक्षक समुदाय है, आपका शिक्षक संघ है, आजकल तमाम कर्मचारी संगठन बने हुए हैं, सारे कर्मचारी संगठन देश के फैसला करें कि हम लोग केवल गांव के ब्रोकरों के द्वारा तैयार की हुई खादी को पहनेंगे, तो ये सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है, सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है, बाजार बन सकता है। तो ये बाजार ही स्वदेशी का बाजार होगा। तो स्वदेशी का निर्माण, स्वदेशी का बाजार और स्वदेशी का उपयोग, ये तीन चीजें हैं, कोई आप याद कर लें। नंबर एक निर्माण, बाजार और उपयोग। जब तीनों में हम लोग स्वदेशी और खादी का इस्तेमाल करेंगे
तब जाके इसका रास्ता निकल पाएगा। जी काटो साहब। थैंक यू सर, सही है। और हमारे महाराष्ट्र में हम जिस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, तो यहाँ जी। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक सर्कुलर निकाला था कि कम से कम सभी विभागों के चाहे वो शिक्षा विभाग हो या सभी प्रकार के विभागों ने कम से कम एक दिन तो भी खादी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस पे कर्मचारी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। जी तो जी। उम्मीद है कि ये हो सकता है, संभव है। नहीं, मेरा कहना ये है कि ये एक दिन का सर्कुलर निकलना चाहिए। तो सरकार को फैसला करना चाहिए कि हमारे जितने भी कर्मचारी संगठन हैं जिनको सरकारें वर्दी देती हैं, अब जैसे देश के रेलवे में आज करीब डॉक्टर बैठे तो बहुत कम हो गए हैं, परंतु 13-14 करोड़ कर्मचारी हैं, 13-14 लाख कर्मचारी। अब ये 13-14 लाख कर्मचारियों में से अगर हम लोग देखें तो जो चतुर्थ श्रेणी वाले हैं, तृतीय श्रेणी वाले हैं, क्लास 2 के अधिकारी लोग, इनकी संख्या देखें तो 10-11 लाख है। अब सरकार ये कहे कि साहब इन 11 लाख लोगों को हम केवल गांव की बनी हुई खादी ही देंगे। इस प्रकार से अगर करें तो हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी होते हैं, लगभग 72-73 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग जो है वो निजी कर्मचारी होते हैं। तो 3 करोड़ लोगों के लिए अगर खादी गांव से बन के आना होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर एक व्यक्ति 10 रुपये 20 रुपये के लायक खादी बनाता है तो फिर कम से कम 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार भी मिल जाएगा, ये भी काम बन जाएगा। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं और जहाँ आपका विश्वविद्यालय है अमरावती में, ये दोनों विदर्भ में है। अब गाडगे महाराज तो खुद ही खादी पहनने वाले थे, और अमरावती जो है विदर्भ में तो सबसे बड़ा गांधी का आधार था कि गांधी के विदर्भ के गाँव में लोग खादी की टोपी पहनते थे। तो हमें अपने उस भाव को जिंदा करना है, उस विचार को जिंदा करना है, खुद से पहनना शुरू करना। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग दूसरों को ना देखें, हम खादी पहने, हमें खादी रास आती है, मैं खादी पहनता हूँ। जिनको खादी रास आना है हम लोग जानते हैं, हम लोग खादी पहनना शुरू करें। तो हम लोग खुद अपने आप से शुरू करेंगे तो हम लोग दूसरों से क्या कर पाएंगे। आप खादी पहनेंगे, आपका परिवार फिर खादी पहनेगा, फिर आपका मोहल्ला पहनेगा, फिर आपका गाँव पहनेगा, फिर आपका विश्वविद्यालय पहनेगा, फिर अमरावती पहनेगा, महाराष्ट्र पहनेगा और देश पहनेगा। तो शुरुआत करें। और कोई प्रश्न पंकज जी? मुझे लगता है कि सर सारे हेलो साथियों को आप पूछ सकते हैं। ये लास्ट प्रश्न मैं ले रहा हूँ क्योंकि समय भी हो रहा है। और जी मैडम बोलिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी भदरगे, नांदेड़, महाराष्ट्र सर। जी बोलिए अपना प्रश्न। हाँ सर, हाँ नमस्ते सर। सर का व्याख्यान बहुत अच्छा रहा सर। पर मेरी एक जिज्ञासा थी कि आज के संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय संविधान में गांधी जी के आदर्शवादी राम राज्य की परिकल्पना को कहाँ तक उतारने का प्रयास किया है या नहीं, जरा उसके बारे में स्पष्ट कीजिए सर। अभी तक तो कोई प्रयास नहीं किया गया, पर अब करना चाहिए। हाँ जी ठीक, थैंक यू सर। सर मेरी भी सर एक जिज्ञासा थी। बोलिए कल्पना जी, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी मैडम बोलिए। सर मेरा नाम कल्पना तिवारी है और मैं डॉक्टर सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से बीए की स्टूडेंट हूँ। और मैं सर बहुत ही ज्यादा मूर्ख प्राणी हूँ सर, बहुत छोटी हूँ। मैं भी सर एक तरीके से गांधी जी के खिलाफ जो एक पूरा वर्ग चल रहा है उसका कभी शिकार थी। लेकिन जब मैं अपने विश्वविद्यालय में आई और मैं जब पंकज सर से मैंने उनके बारे में सुना और फिर मैंने जब गांधी को पढ़ा तो मुझे वो हकीकत पता चली कि सच बात ये है। लेकिन सर जब मुझे आज बहुत खेद होता है इस बात से सर कि हम जैसा कि गांधी जी के ही विचार थे कि शिक्षा प्रणाली, वो शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देते हैं। लेकिन सर आज ये कितनी बड़ी विडंबना है कि
गांधी जी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ना केवल हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, दुनिया के लिए सत्य अहिंसा की एक मिसाल हैं। उनकी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। और आज हमें इतना बड़ा गौरव प्राप्त है दुनिया में, हमें हर्ष का विषय है कि हमें वो गौरव प्राप्त है कि महात्मा गांधी हमारे देश के हैं। वो पूरी दुनिया के हैं, लेकिन गौरव प्राप्त है कि वो हमारे देश, उनकी जन्मभूमि भारत है। लेकिन सर, कितनी खेद की बात होती है कि जहां भारत देश के हर रुपए पे गांधी की फोटो छपाई जाती है, वही यदि कोई स्टूडेंट गांधी की पुस्तक को पढ़ना चाहे तो 500 रुपए से कम में उसकी पुस्तक नहीं मिलती है। सर, ये कितनी बड़ी खेद की बात है। जब देश में गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज को प्रतिबंधित किया गया था, तब गांधी जी ने अपनी पुस्तक बांटी थी, लेकिन कुछ पैसे लिए थे उन्होंने क्योंकि जरूरत थी, लेकिन लोगों ने उससे भी ज्यादा बढ़कर दिए थे। आज तो सर हमारा देश इतना गरीब नहीं रहा कि हम उनकी पुस्तक ना दे पाए। सर, वो हमारे देश के राष्ट्रपिता, और यदि सर हमें जन जागृति लानी है तो सर इसके लिए बहुत बड़ा कदम होना चाहिए, क्योंकि सर जो शिक्षकों ने हमें स्कूल टाइम में पढ़ाया है, सर मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। लेकिन फिर भी सर, उन्होंने जो मुझे उनके विरुद्ध जो बातें सिखाई, जो तथ्यात्मक सत्य थी, सर कहीं ना कहीं उसका कारण था कि उन्होंने भी गांधी को नहीं पढ़ा था। कल्पना तो सर जी, इसके आपको ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गांधी को समझ लिया, पढ़ लिया। और भाई पंकज जी को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको गांधी से अवगत कराया। अब सबसे पहले तो आपका पहला कर्तव्य बन जाता है, जैसा पंकज जी ने आपको गांधी से अवगत करा के भ्रमों को तोड़ा है, इस प्रकार से आप भी फैसला कर लीजिए कि आप कम से कम अपने जीवन में 50 से लेकर 100 लोगों के भ्रम को तोड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो पुस्तकों का सवाल है, तो पुस्तकों के सवाल में ऐसा है कि गांधी की कुछ किताबें 500 की भी हो सकती हैं, पर गांधी के बहुत सारे सवालों पर किताबें छोटी छोटी सस्ती किताबें भी हैं। पहले तो एक सस्ता साहित्य मंडल था, वो छापता था, अब आजकल उसके लिए मदद मिलना बंद हो गई है। और वैसे भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों की पढ़ने की रुचि जागृत हो जाए तो किताब कभी कोई महंगी नहीं होती। देखिए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं साहब किताब, हम लोग भी हम एक अखबार निकालते हैं, इसकी चर्चा हमारे साथी शशि भाई ने की थी, दुखिया वाणी के नाम से। हम उसमें कोई विज्ञापन नहीं छापते। अब आप कहेंगे साहब कि आज के दौर में तो बगैर विज्ञापन कैसे छपता है, हम छाप रहे हैं, उस पर लिख दिया हमने कि विज्ञापन लोग से मुक्त, हम नहीं छापते विज्ञापन। तो किताब को भी महंगा कुछ नहीं होता है, किताब के पढ़ने वाले की मन की भावना होती है कि वो कैसे करे। हम लोग कहीं ना कहीं किसी चीज पर, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कुछ थोड़ा उधर भी करता है, हम लोग 2-5 रुपये 10 रुपये रोज खर्च करते हैं। अगर वही पैसा हम लोग बचा ले तो किताब भी खर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे भावना पर है। हम उम्मीद करते हैं अगर कोई ऐसा सामूहिक प्रयास हो कि भाई किताबें सस्ती छपे, तो मैं प्रयास करूंगा उसके बारे में। मैं भी आपकी इस प्रश्न को, भावना को समझ रहा हूँ और सस्ता गांधी का साहित्य मिल पाए इसके लिए प्रयास करूंगा। परंतु मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि गांधी का साहित्य सस्ता महंगा छोड़ें, हमें पढ़ना है, हम इसको पढ़ेंगे। हम अपना अगर आवश्यकता पड़े तो महीने में नहीं, साल में कम से कम 4 दिन उपवास करके उसका पैसा बचा के उससे भी किताब खरीदेंगे। जब ये भावना होगी तभी बात बन सकती है। आप डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और यहाँ पे पढ़ रही हैं, बड़ी खुशी हुई हमको जान करके। अब डॉक्टर हरि सिंह का इतिहास तो आप पढ़ लीजिए कि वो तो लालटेन में पढ़े थे, और जब पढ़ने के बाद जब विदेश गए थे तो किस प्रकार से गए थे, कैसी हालत में पढ़ने के लिए गए थे, इतना गरीब घर उनका था। तो अगर आदमी के मन में संकल्प शक्ति हो कि नहीं हमको पढ़ना है, तो फिर वो रास्ता उसको निकल सकता है। तो ये जो महंगा बाजार है, बाजार आजकल अगर गांधी को आप बाजार के हवाले करेंगे तो बाजार महंगा करेगा, क्योंकि गांधी से बचना है उसके लिए। तो हम उसको कैसे सस्ता करें? हमें प्रयास करें कि हम गांधी की पुस्तक को लेकर सामूहिक पाठ करें, हम हिंद स्वराज को लेकर सामूहिक पाठ करें, हम गांधी के जो वचन हैं उन वचन को लेकर सामूहिक पाठ करें, हम गांधी के जो प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर करें, हम संस्कृति सभ्यता के सवाल को लेकर करें। तो इन सवालों को लेकर हम लोग अगर लोगों में जाएं तो लोगों में जो जिज्ञासा और भावना पैदा होगी। असली में मुझे लगता है कि पढ़ने की भावना ही कम हो गई है, इस कठिनाई का ही है। खासकर ये जो इंटरनेट जब से आया है, आजकल लोग पुस्तक पढ़ना क्यों पसंद करते हैं, और बल्कि एक बार से पढ़ना और ट्रीटमेंट सबको एक समान हो गया है कि उस पर कुछ थोड़ा बहुत देख लिया, उसी को लेके अपने बौद्धिक बन गए। तो इसे पढ़ने की प्रवृत्ति को पैदा करना पड़ेगा, ये मूल कारण है। आपने अच्छी बात कही, हम आपको धन्यवाद देते हैं और भाई पंकज जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने आपको गांधी के रास्ते प्रेरित किया। आपसे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और सर मैं एक बात बस आपको बताना चाहूंगा इस मंच से, और कि आज की युवा पीढ़ी में सर आज मेरे बहुत सारे बीए के बच्चे, एमए के बच्चे, और सर विश्वविद्यालय में अन्य जो हमारे यहाँ सर एक पेपर चलता है, ऐच्छिक विषय है, ओपन इलेक्टिव कहलाता है, उसमें मैं गांधीयन थॉट पढ़ाता हूँ सर। और उसके माध्यम से मैंने एक प्रयास किया है सर 2013 से आने के पश्चात यहाँ पे, कि लगातार गांधी को लोग जान सके। और इसके साथ ही साथ मेरा सौभाग्य रहा है सर इस विभाग में कि जब पिछले कुलपति ने एक कोर्स स्टार्ट किया डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन पे, तो उसका भी सौभाग्य मुझे, मैं पहला शिक्षक हूँ जिसे हरि सिंह गौर की जीवनी और हरि सिंह की गौर के जीवन के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करने के लिए। तो मैं गांधी और हरि सिंह गौर, ये दोनों जैसे महान जो लोग हैं, उनके बारे में बात करने का सर मुझे अवसर मिला। और ये शायद सर संभव हो पाया क्योंकि आप उसके पीछे कहीं ना कहीं स्तंभ थे, और आपने जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो मुहिम छड़ी थी, और आज हम उसके अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम गौर साहब के चरणों में हम सेवा कर पा रहे हैं। और मैं ये भी शुक्रगुजार हूं कि मैं इसी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में सर अपने जो युवा बच्चे हैं, 18 साल से लेके 22 साल 24 साल तक के बच्चे, उनमें ये गांधी के प्रति जो बहुत भ्रम फैलाया जाता है, जो गलत बातें कही जाती हैं सर, जिस सरलता के भाव से आपने बताया सर, मैं अभिभूत हूं। और ये दूसरा अवसर है सर, मैं आपको सुन रहा हूं। एक बार मैंने यहीं HRDC में एक कार्यक्रम हुआ था, सनातन गांधी से संवाद, उसमें भी आपने व्याख्यान दिया था और आप आए थे सर, तो वो हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय था और पहली बार सुना था। लेकिन सर आज मैंने पूरा आपको सुना और आपको सुनकर ऐसा लगा बार बार सुनने की इच्छा है। और मैं उम्मीद करूंगा सर कि मैं आपको फिर अपने किसी कार्यक्रम में, अपने किसी मंच पे जरूर बुलाऊं, ताकि हमारे बच्चे, खास करके वो कार्यक्रम होगा सर हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चे जान पाएंगे कि गांधी क्या थे और गांधी से महात्मा बनने का सफर कैसे तय हुआ, सर इस पर बात होगी। मैं बहुत आभारी हूं सर आपका। और हमारे बीच में डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी हैं। शशि सर, आप हैं सर यहाँ पे? डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी। जी सर। हाँ सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, शशि कुमार जी हमारे बीच में हैं और मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी का, जिनके माध्यम से मैं आपसे जुड़ पाया सर, क्योंकि मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा था और आपसे जुड़ने का काम जो है मेरे बड़े भाई शशि कुमार सिंह जी के माध्यम से हो पाया। और आज मैं सफल हुआ आपको अपने मंच पे बुलाने के लिए। हालांकि ये वर्चुअल मंच है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है, मैंने अपने इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर BK श्रीवास्तव और प्रोफेसर अशोक अहिरवार दोनों से बात की है कि हम लोग जल्द ही पोस्ट पैंडेमिक, जो कोरोना पैंडेमिक का जो समय निकल जाएगा, तो जब छात्र हमारे विश्वविद्यालय में आने लगेंगे तो हम उस कार्यक्रम में सर आपको साक्षात सामने से सुनना चाहेंगे और आपके अनुभव का लाभ लेंगे सर। तो मैं शशि कुमार सिंह पहले डॉक्टर पंकज सिंह जी। जी सर। आप जी सर सुन रहे हैं? मैं तीन हाँ सर जी सर, बोलिए सर। जी, नंबर एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और शशि भाई ने मुझे निमंत्रित किया और हमारा आपसे संपर्क हुआ। हमें बहुत खुशी हुई आज जान के, जब कल्पना जी को मैं सुन रहा था कि आपने बच्चों में गांधी का संस्कार को दिया है। हम एक तो आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जैसे ये थोड़ा बीमारी का मामला खत्म हो जाए, जो हो रहा है, तो एक ऐसा प्रयास करिए कि महीने में एक बार छुट्टी के दिन आप 1 घंटे किसी आसपास गांव में अपने बच्चों की क्लास लगाइए और वो क्लास गांधी के शिक्षण को लेकर के हो, ताकि जो गांव के लोग हैं जिनमें जागृति जाना है, उनमें बच्चों को कैसे जागृति पहुंचाना ये भी सीखेंगे, गांव के साथ जोड़ने का शब्द भी बन जाएगा। तो हमारा जो विचार है वो विचार भी कर्म के साथ जुड़ पाएगा। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था आपसे कि हम आपके बीच में जुड़े, भाई शशि जी ने हमको धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने हमको जोड़ा इसमें और आपने जोड़ा और शशि भाई इसके माध्यम बने और वे तो बनते रहेंगे आइंदा भी। आप मैं जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगा, वायदा करता हूँ आप आऊँगा। मैं इतना जो कि मुझे थोड़ा पहले बताइएगा समय के, क्योंकि हम थोड़ा यायावर आदमी हैं तो जाना आना हमारा घूमना होता रहता है। पर आज मैं अपनी ओर से जो धन्यवाद और देना चाहता हूँ वो है हमारे साथी जयंत तोमर जी, धर्मेंद्र यादव जी। वो इसलिए इनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि ये जो मशीन है, इस मशीन से मुझे बड़ा डर लगता है। मेरे कई कार्यक्रम इसमें वेबिनार वाले में गड़बड़ हो गए, वो क्योंकि चल ही नहीं पाते।
तो इन्होंने आज आके कम से कम हमको उपलब्धता करा दी, आप सबकी बात को हम सुन पाए और हमारी बात को आप सुन पाए, तो इनको भी हम आपकी तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। भाई जयंत तोमर जी IIT यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं और पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकारिता के भी हैं और एक विद्वान व्यक्ति हैं, और इनका जो इतिहास है वो इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी इनको भी आप बुलाइएगा। शायद आप जानते हो कि शांति निकेतन में जब गुरुवर जिंदा थे तो उनके साथ में वहाँ पर एक प्रोफेसर थे राम सिंह तोमर जी। जयंत तोमर जी उनके भतीजे हैं, शांति निकेतन में रखे पढ़े हैं, वो उनका अध्ययन हुआ है। और राम सिंह जी की जो विशेषता थी वो थी कि वो प्रोफेसर थे, पर इसके साथ साथ जब रिटायर्ड होके आए तो उन्होंने बेहड़ में, मुरैना के चंबल के बेहड़ में जाके गाँव में आवासीय विद्यालय बनाए, अपना सारा पैसा में लगाया कि गरीबों के बच्चे पढ़ पाए। तो वो जयंत सिंह तोमर जी हैं, हम लोग के बहुत प्रेमी भी हैं और हम तो उनसे बड़ी प्रेरणा लेते हैं। सच्चाई तो यही है कि कई बार हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो वो आज है, उनके कारण से जुड़ पाए। और धर्मेंद्र यादव जी हैं, धर्मेंद्र यादव भी पत्रकारिता पढ़ाते हैं, ये माखनलाल से पढ़े हुए हैं और इन्होंने भी ये सुविधा को उपलब्ध कराई, तो हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। वरना कहीं बीच में संपर्क टूट जाता तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाता। कि मशीन का है कि मशीन से काम भी होता है पर मशीन से कई बार बात ही पैदा हो जाती है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि प्लीज आएं और ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स करें। जी, ओवर टू यू सर। और हाँ, यह कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो एक भाग्य है कि हमको माध्यम भगवान ने बना दिया। और मैं एक वाकई जो गांधीजीवी में कहता हूं सर को, गांधी जी को जीवन में साक्षात उतरते हैं। कभी आप जहां आप ये रहते हैं, जिस तरह से ये लिखते हैं, बैठते हैं, आप उनको देखेंगे तो लगेगा कि वाकई गांधी जी का कुछ इस तरह का रास्ता हो। तो आज के इस कार्यक्रम में, व्यस्त कार्यक्रमों में से ठाकुर जी ने हम लोगों के लिए समय निकाला है और बहुत सरल निवेदन पर, एक टेलीफोनिक वार्ता पर ही अपने अपनी सहमति दे दी थी। बढ़िया व्याख्यान दिया है और वह व्याख्यान कौतूहल और बहुत लोगों ने को रखी और ये मुझे बहुत समय मिला। पीढ़ी और जी क्योंकि आपकी प्रेरणा ऐसे ही लोगों और इसका के रूप जी सहज उपलब्धि देगी। इस बात में भी है, उनका जीवन ही समर्पित है गांधी जी के लिए। तो हमारे जाने जाते हैं। इस कार्यक्रम के साथ कई लिया चाहूँगा ये से बहुत जी का और यादव सागर जाने जो है इस आयोजक मंडल तरफ से को हार्दिक आभार करना चाहूँगा। ये सर लगता है कि ये सही बात है थोड़ा सा कि हम लोगों ने जो सर के लिए आमंत्रण पत्र भेजा था उसमें वो एक भाषा थोड़ा सा और हम लोग को रखना चाहिए, मगर एक विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसा बना दिया है फॉर्मेट सर, तो मैं हम लोग सर उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपको। थोड़ा सा आप ऐसे कोई बात नहीं। आपके लिए हम लोगों को प्रार्थना के रूप में ही कहना है सर। तो आगे भी हम लोग आपका मार्गदर्शन चाहते रहेंगे सर। जरूर जरूर। बंद करें पंकज जी। जी डॉक्टर नमस्कार। जी जी सर, थैंक यू सर। जी सर, जी सर। शशि सर नमस्कार। शिवाजी साथियों, हमारे बीच में अभी माननीय रघु ठाकुर जी थे, प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक। अपने न केवल विचारों से बल्कि व्यवहार से अपने सिंह जी बता रहे थे। और साथियों, इसके साथ ही हमारे पहले दिन का द्वितीय सत्र यहाँ समाप्त होता है
और हम लोगों के पास लगभग 25 मिनट का समय है। उसके बाद 2 बजे दोपहर में हम लोग जुड़ेंगे। दोपहर 2 बजे प्रोफेसर संजय कुमार उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड की सतपुली में वो प्राचार्य के पद पर हैं और उनका बड़ा काम है हिस्टोरियोग्राफी पे और गांधी पर भी वो बोलते रहे हैं और इनको सुनने का हमको मौका मिलेगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अभी आप लोग एक ब्रेक ले सकते हैं, लंच ब्रेक जिसको कहा गया है। तो आप 2 बजे बिल्कुल समय पर जुड़ जाएं ताकि हम कार्यक्रम शुरू कर सकें। क्योंकि